अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा सलाम में पहल तो मैं ही करूंगी, चाहे इंटरव्यू बेशक मेरा ही हो। आज तो बड़ी ऑड सी सिचुएशन है कि पहले मैं सोचती ही रही कि मैं अकेली जाऊं और पहले जाके सलाम करूं, और फिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरा साथी की तरह मजा ही नहीं आएगा कि साथी चलते हैं, हमेशा साथी देखते हैं, हाँ, क्या और करते कोई हैं। फॉर्मेलिटी, मुझे लगा अजीब सी फॉर्मेलिटी होगी ये तो, कि मैं तो रोज ही आते हैं हम इकट्ठे, आज से बिल्कुल। इसलिए कि ये क्या बात। हाँ। नर्वस नर्वस तो नहीं हूँ इंटरव्यू देने में। बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक आई हेट इंटरव्यूज, यू नो। है। इट्स नॉट एन जब मैं इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू किसी से बातचीत कर रही हूँ या किसी से ऐसे, तो फिर तो मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं सीख रही हूँ ना चीजें उसमें से। अरे अभी अपने बारे में बात करनी पड़ेगी। आई डोंट लाइक। कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, चिट चैट करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी, और हमेशा कोशिश रहती है जब भी हम वाव वाव टॉक्स करते हैं और किसी भी पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं, कि दो चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, जैसे जो हम बेसिकली अपने सारे कामों को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम उनको सोचें तो। एक है एजुकेशन, एक है एंटरटेनमेंट। तो अगर कि हम एंटरटेनमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर है हमारे रूह की ग़िज़ा होती है, हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और एजुकेशन जो है वो हमें ग्रोथ देती है। तो मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, कि जहाँ मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों तक कुछ अच्छी बात को पहुँचाऊँ, एजुकेशन के थ्रू या अवेयरनेस के थ्रू। तो जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं जिसमें हम एन्जॉय करते हैं, जैसे म्यूज़िक है या कोई सीरियल देखना या कोई मूवी देखना, तो मैं कहती हूँ कि चलो एंटरटेन भी हों, लेकिन उसमें ज़रूर कोई ना कोई एजुकेशन साथ हो, ताकि उसके एंड में जब हम बैठें तो हमें लगे कि ये देखकर तो मैंने ये सीख लिया, मज़ा भी बहुत आया, मैं एंटरटेन भी हुई, लेकिन साथ में मैंने ये सीख लिया। तो ये जो माँ के दिल की बातों की सीरीज़ है, या बेसिकली कहना चाहिए दिल की बातें, दिल की बातों की सीरीज़ तो हमारी कब से चल रही थी, तो अभी हमने इसको क्योंकि मदर्स डे से रिलेट करके माँ के दिल की बातें किया था। और ये सीरीज के आज हमारा लास्ट फाइनल समझो एक चिट चैट है। मैं मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, कता कलामी माफ, मेरे साथ जी। धोखा हुआ है। मुझे हाँ, क्यों? धोखा दिया गया है। मुझसे वादा किया गया था कि ये इंटरव्यू आधा आधा होगा। और अब ये पूरा, ये मेरे साथ धोखा है। नहीं, तो पता है मजिया, क्या? आप नहीं हंस सकती हैं मेरे ऊपर, खबरदार, आपने हाँ 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 किया। असल में 1 से डेढ़ घंटा तो एक ही इंसान की कहानी सुनने के लिए चाहिए ना, फिर अगर मैं आपका करूँ फिर आप मेरा करें तो लोगों के लिए बहुत लंबा हो फिर जाता। रात गुजर जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल इंशाल्लाह। और इतनी लंबी है कहानी, मैं तो अगर बैठूंगी तो मुझे तो 2 घंटे चाहिए होंगे पूरी मैं भी दास्तान। जरा इत्मीनान से करना चाहती हूँ आपसे गुफ्तगू। ऐसे, ओह तो सॉरी, हम दैट साउंडेड इंशाल्लाह। लाइक अ थ्रेट। दैट हाँ, साउंडेड लाइक अ थ्रेट। कुछ भी नहीं, आई एम रेडी। लेकिन ये जो रोज हम कर रहे थे ना एक टॉक, उसका सिलसिला आज हमारा लास्ट है। तो उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे, मतलब जब जब सानिया के पास वक्त होगा, जब जब सानिया आ सकेंगी, बिकॉज सानिया बहुत अच्छे तरीके से सवालात करती हैं, ऐसे वाले नुक्तों को टच करती हैं कि एंटरटेनमेंट एजुकेशन बन जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एंटरटेन हों हम, लेकिन उसमें हर वक़्त पहलू एजुकेशन का हो, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो बेफिज़ूल या हमारे वक़्त का ज़िया ना हो। तो थिएटर है, ड्रामाज़, सीरियल्स हैं, या इवन बुक भी अगर पढ़नी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि कोई कोई हमें ज़िंदगी में कोई, यानी अगर मैं उसको देखने से पहले जो थी और देखने के बाद मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाए। तो ये जो चिट चैट भी हैं सबके साथ, इसमें भी हमारी पूरी कोशिश यही थी कि जब लोग जो इसको देखने वाले हैं, जब वो मुकम्मल हो जाए टॉक, तो उसके बाद वो सोचें, सोच में चले जाएं। तो इसलिए मुझे सवाल पूछने वाला भी बहुत डीप इंसान चाहिए था, और जवाब देने वाले भी डीप लोग चाहिए थे। और बिल्कुल अच्छे लोग थे। ऐसा ही, हाँ, और ऐसा ही हुआ कि हर बार जब ये टॉक खत्म होती थी, मेरे पास मैसेजेस की भरमार होती थी, और लोग सोच में चले गए हैं, लोग सोचने लग गए हैं। और उसके बाद वो कहते हैं आपकी टॉक, ये जो सीरीज है, इसको देखने के बाद हम घंटों सोचते रहते हैं, कि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी के जवाब मिलते हैं उनकी बातों में। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती हूँ फिलहाल से, जैसे अतिया थी या इबाद थे, कि हमें भी कोई रास्ता मिले, कि इबाद ने अपना, इबाद की जैसे कल की तो बहुत मुझे मैसेजेस आए
कि हमें वो रास्ता दिखाएं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अब बात को हम एक और बार ले आए। तो इसीलिए जो भी सवाल मैं कोशिश करूंगी करने की, उसमें ये पहलू जरूर होगा कि एक मकसद है कि लोग बैठे हैं इधर कि हमें सानिया की लाइफ के बारे में जानना है, तो इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मुझे लगता है दैट्स नॉट वर्थ इट। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि मुझे सानिया से ये सीखना है और क्या उसकी जिंदगी से मुझे मेरी जिंदगी के कोई सवाल जवाब मिलते हैं, तो फिर वो ही चीज जो वक्त वो यहाँ दे रहे हैं वो उनके लिए एजुकेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन है। मैं जरा कमर कस लूं। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मैं एक ऐसी टैबू बात करूंगी जो लोग नाराज भी हो जाते हैं कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं है लड़कियों से पूछने की, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस किस्म की लड़की से ये बात पूछ रही हूँ वो लड़की। तो मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा, गूगल किया। मैंने कहा कि जब मैं बैठ रही हूँ सानिया के साथ तो कुछ चीजें जो गूगल पे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके बारे में सवाल पूछने का फायदा नहीं है, बिकॉज दिल की बातों का मकसद ये है कि जो गूगल पे नहीं है वो बताएं। तो एक चीज पे मैं काफी शॉक हुई कि मैं तो समझती थी कि सानिया जो है वो मतलब कोई 25-28 साल की होंगी, इतना फ्रेश माशाल्लाह चेहरा, इतनी यंग। एंड जब मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी तो मेरे लिए रिस्पेक्ट और इतनी, मैंने कहा माशाल्लाह हाउ डू यू लाइक स्टे सो यूथफुल। और ये वो वाली यूथफुलनेस नहीं कह रही मैं जो पतले होकर या खूबसूरत होकर आती है। ये यूथफुलनेस, मुझे ऐसा लगता है ये यूथफुलनेस है जैसे कि एक शख्स को पर्पस पता होता है ना अपना, तो उसके चेहरे पे एक चमक होती है कि मुझे पता है मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे पता है मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। तो क्या ऐसा है? ये किस चीज की यूथफुलनेस है इतनी माशाल्लाह? You weren't expecting this question. At all. At least from you, I wasn't. अच्छा, जो at 48 ना, आपको बहुत सारी चीजों का अपने बारे में एक तो जो आपको अपने बारे में गुमान होते हैं वो सब रिजॉल्व हो गए होते हैं। आपके बड़े सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप ठीक कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, लेकिन आप उनको समझ जरूर जाते हैं कि यार ये मेरा मसला है ना? तो आप चीजों को बिल्कुल फिर वैसे ही रिएक्ट नहीं करते जैसे आम या शायद कम उम्री में कर रहे होते। मुझे लगता है यूथ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आई एम अ मच हैप्पियर, मच मोर कंटेंट पर्सन राइट नाउ। मैं मुतमईन ज्यादा हूँ इस वक्त, मैं खुश इंसान हूँ पहले से ज्यादा, बावजूद इसके कि मैं जानती हूँ कि जो चीजें मुझे तकलीफ पहुंचाती थी वो रिजॉल्व नहीं हुई। यू नो, वो ठीक तो नहीं हुई। जिनके लिए मैं स्ट्रगल करती हूँ या जिनके लिए मैं काम करती हूँ, बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखने का शौक था मैं नहीं सीख सकी। बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे थिएटर प्लेज हैं, थिएटर प्रोडक्शंस हैं, मैं करना चाहती, मैं नहीं कर सकी। मैं कोई चीज मसलन मैं एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर मैं सेंचुरी बना सकूं, मेरा अपना बाग हो जहां मैं अपनी सब्जियां उगाऊं, मेरे कुत्ते बिल्लियां फिर रहे हो, मेरे बंदर हो, मेरे तोते हो। मतलब मैं बेसिकली आई वांट टू लिव इनसाइड अ फॉरेस्ट मगर मुझे पता है मैं वो हासिल नहीं कर सकती अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। बट फिर हमारी जिस तरह की ट्रेनिंग हुई और जिस तरह के लोगों के साथ में रही, जिस तरह के वालिदैन मेरे रहे, हमें कुछ अननोइंगली ऐसे कंसर्न्स मिले जो डायरेक्टली हमारे है ही नहीं। यू नो, वो मेरे मतलब वो मेरा कंसर्न पर्सनल नहीं है लेकिन है भी। मसलन कि भाई इट शुड बी इट ये दुनिया सबके लिए होनी चाहिए, इस दुनिया के हर रिसोर्स पे सबका एक्सेस होना चाहिए, सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके पास जस्टिस होना ही चाहिए, कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। सबको
ये ये हक होना चाहिए कि वो जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं, वो बगैर किसी और को नुकसान पहुंचाए हुए वो जिंदगी अपनी बना सके, जी सके। तो ये ऐसे पर्पसेस थे जो मुझसे बड़े थे, मेरे जाती इनफरादी नहीं थे, मगर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, क्योंकि मेरा सारा काम इनकी तरफ डायरेक्टेड था। अब वो सब रिजॉल्व तो नहीं हुए, लेकिन लेकिन जब मैं थोड़ी यंग थी तो मैं सोचती थी यार ये रिजॉल्व नहीं हुए, ये तो कभी भी ठीक नहीं होंगे, ये तो मेरी जिंदगी में ठीक नहीं होंगे, यार ये क्या लोग हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये ऐसे, मतलब ये इतनी कोई ऐसी बात है, कोई रॉकेट साइंस है, इतनी सी बात कैसे नहीं किसी को समझ में आ रही। फिर यकीन मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत बहुत ज्यादा हाथ है, मुस्तकिल उनसे गुफ्तगू करते रहने में, बातचीत करते रहने में, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, उनके दोस्तों से, उनसे कनेक्टेड लोगों से बातचीत करते रहने में, अपने बहन भाइयों से बातचीत करते रहने में, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहने में। अगर इस नजरिए से देखें ना तो मेरी बड़ी अयाश जिंदगी है, मतलब मुझे जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो रेजोल्यूशन चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अयाशी है ना कि मुझे उसके लिए कोई ये नहीं था कि मुझे मैं गुम थी, मेरे पास ऐसे लोग नहीं थे जो अगर मेरे लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते तो मेरी मदद भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग नहीं थे, देवर, अगर वो मदद नहीं कर सकते थे तो देवर स्टिल विलिंग टू स्टैंड बाय मी जिंदगी के उतार चढ़ाव में। अब ये छोटी बातें नहीं है, और ये बातें जब आप जी रहे होते हैं तो आपको आप रिकग्नाइज नहीं करते, ये बातें आप रिट्रोस्पेक्ट में रिकग्नाइज करते हैं। तो अब मैं बहुत सारी ऐसी चीजें रिकग्नाइज करती हूँ जिससे मेरे अंदर से ना एक बहुत इत्मीनान और एक और मैं अक्सर कहती हूँ कि यार ये मैं अम्मी से उस दिन कह रही थी कि यार अम्मी, अभी कोविड शोविड चल रहा है सब, ये मैं कहती यार अम्मी अगर कुछ हो भी जाए मुझे तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अच्छी जिंदगी जी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, सब मजे की जिंदगी जी है। माँ बाप अच्छे मिले, स्ट्रगल की, काम सीखा, काम किया, जो जो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी मुझे, उसके लिए लोग साथ जुड़े। बहुत ज्यादा मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैंने कोई किताबें नहीं लिखी, मैंने कोई बहुत ऐसी बड़ी तब्दीलियां नहीं की, लेकिन जो मैंने छोटा छोटा किया, मैंने अपना अपना 100% किया ना। तो मैं बहुत मुतमईन है। पर्सनली मुतमईन, मुतमईन अगर अभी अभी भी जाना पड़े तो नो प्रॉब्लम, ओके। तो मगर मुतमईन मुतमईन होना अभी सानिया आपने सब अपनी वो चीजें गिनवा दी जिसमें ग्रेटिट्यूड मुझे बहुत नजर आया कि शुक्र है मेरे अच्छे पेरेंट्स थे, मेरे माँ बाप, मैंने छोटी छोटी चीजें की जिससे मुझे खुशी मिली। लेकिन शिकायत करने के लिए जिसको शिकायत करनी होती है उसको सब कुछ भी मिले तो वो शिकायत करता है। और मुतमईन होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं मुतमईन होने के लिए। आपके पास सब, आपकी सब माशाल्लाह ज़रूरतें मौजूद हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी कामयाबियां हैं, आपके सीरियल्स अच्छे जा रहे हैं, आपको अवार्ड्स मिले माशाल्लाह, ये सब लोग जानते हैं, ये सब कुछ आउट देयर है, लोगों को पता है। लेकिन मुतमईन होने के लिए ना इससे डीप कोई चीज चाहिए होती है, जब वो चेहरे पे आने लगता है कि एक शख्स नफ्से मुतमईना जिसको कहते हैं, कि जिसके अंदर एक आ जाता है कि हाँ अब मैं मुतमईन हूँ जिंदगी से। क्या उसका ताल्लुक जो है वो लोगों को माफ कर देने से है, लेट गो कर देने से, और जो आपके सब कुछ छोड़ दो, छोड़ो अब किसी से क्या रखना, क्या उससे ताल्लुक है, या जिंदगी को सिंपल करने से इसका ताल्लुक है कि मिनिमलिस्टिक जिया जाए? क्योंकि दोनों से है, दोनों से है, और ये दोनों चीजों को आप प्रैक्टिस करते हो, मुझे पता है ये बात। कोशिश करती हूँ, बिल्कुल इंसान हूँ, और कभी कभी नहीं भी कामयाब हो पाती, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ। पर्सनली ना मैं बड़ी चीजें माफ कर देती हूँ, जैसे जो मेरी चीज है ना वो मैं बड़ी चीजें माफ कर देती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मुझसे माफ नहीं होती हैं, अच्छा, मसलन किसी कोई ये पूरा आइडिया कि किसी के ऊपर जुल्म किया जाए क्योंकि मेरे पास पावर है, ये आइडिया कि आप बच्चों को अब्यूज कर सकते हैं बिकॉज आपके पास पावर है, अज्यूम्ड पावर है, असल में तो आप समझ रहे होते हैं ना कि आपके पास पावर है। जब भी आप अपने से कमजोर के ऊपर जुल्म करते हैं तो वो तो एक डेस्परेट
शो होता है ना कि मैं किसी तरह कंट्रोल अपने लिए, मैं किसी तरह कंट्रोल ये अज्यूम कर लूं कि मेरा कंट्रोल है। मसलन मेरे पास इस बात के लिए कोई माफी नहीं है कि आप किसी इंसान के साथ ज्यादती करें। आप, मेरे पास रेप के लिए कोई माफी नहीं है, मेरे पास चाइल्ड अब्यूज के लिए कोई माफी नहीं है, जानवरों को मारने के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है, मैं नहीं माफ कर सकती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रवैये में, मैं वही कह रही हूँ कि जो रवैये शायद इंडिविजुअली मेरे साथ नहीं है, हो रहे, मुझ पे नहीं अफेक्ट करें, लेकिन कर भी रहे ना, जब कलेक्टिव पूरा माहौल एसिटिक हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, गंदा हो रहा है, गंदी एनर्जीज है चारों तरफ, लोग एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा रिसोर्स मिल जाए, थोड़ा, तो वहां अच्छी चीजें, खुश चीजें, हेल्थी चीजें, कंस्ट्रक्टिव चीजें कैसे पनप सकती हैं? कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। जी आप तो आपने तो खुद प्रैक्टिकली, आई मीन आप, यू तो अमेजिंग दैट वे कि अगर एक एक सैपलिंग भी है एक्सक्यूज मी, तो आप उसको अब ऐसे करके प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपको अपने पूरे वजूद के साथ, बिल्कुल। कि ये इतना बड़ा हो जाए कि ये फिर अपनी हिफाजत खुद कर सके। तब भी एक सपोर्ट आप हमेशा ढूंढते रहते हैं कि यार मैं अकेला ना रह जाऊं, मैं तन्हा ना रह जाऊं, मैं कमजोर ना नजर आऊं। तो कुछ चीजें हैं जिनके लिए मेरे पास नहीं है माफी, मैं नहीं कर पाती। आई डू वर्क ऑन देम, बट मुझे लगता है कि हर चीज की माफी होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं जहाँ ले जाना चाह रही थी वो ये है, जो मुझे फील होता है कि माशरे में या सिस्टम्स के अंदर जो खराबियां हैं उनको माफ कर देने से तो वो बढ़ती हैं और चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब खुद को माफ कर देना, कि अपने आप को माफ कर देना, कि कभी कहीं बचपन में कभी कहीं कुछ हमसे हो गई बात, या हम अपने आप को ब्लेम करते आए सारी जिंदगी, तो उसको जब लेट गो कर देते हैं तो नफ्स में एक मुतमईन सी एक वो चीज आ जाती है कि हाँ अब मैंने इसको लेट गो कर दिया, कि ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी रिश्ते कोई टूट जाते हैं तो हम कहते हैं इसमें मेरा कसूर नहीं था, मैंने लेट गो कर दिया। तो जितना अरसा अभी मैंने सानिया को जाना करीब से, मैंने एक बहुत ही मुतमईन और एक ज़रूर अपनी स्ट्रगल्स, अपने डीमंस सानिया ने ज़रूर लड़े होंगे जिसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन जो एंड रिजल्ट है जो हम देख रहे हैं सानिया के चेहरे पे, विदाउट एनी मेकअप एंड विदाउट एनी इज एक मुतमईन नफ्स। तो बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं, मुझसे भी आके पूछते हैं कि हम मुतमईन कैसे हों, मुझे तो सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैं तो इसलिए शायद आपसे सुनकर लोगों को कुछ तकवीयत मिले कि शायद ये मेरा पहला स्टेप है कि मुझे सबसे पहले ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ना चाहिए, या मुझे सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए, या मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत अपने सुकून के लिए करना चाहिए, तो वो मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्या चीज़ है। सबसे पहले जो मेरा ख्याल है, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस। अच्छा, कबूल करें मैं इंसान हूँ। अगर कोई एक पर्टिकुलर मामला आपको परेशान कर रहा है तो हाँ, हो गई गलती, हो गई गड़बड़, अगर तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ तो मैं उसे ठीक करने की तरफ जाऊं। अगर मुझे उसको ठीक करने के लिए मदद चाहिए तो मैं मदद ले लूं। अना का सवाल नहीं है ये कोई अना की बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हर बात अना का मसला है। हम डिबेट भी करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं, हम गुफ्तगू भी करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि मैं अपने आप को सही साबित कर सकूं। इसलिए नहीं कि चलो इसमें से कोई ऐसी बात निकालते हैं जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। मैं हमेशा आपको दिखाना चाहती हूँ कि भाई आप कौन है यार, मैं, आप मुझे देखें, मैं ये हूँ, मैं तो ऐसी तैसी करके जा सकता हूँ आपकी, है ना, नीचे से ऊपर तक। दैट हैज बिकम द एटीट्यूड। मगर ये कमजोर शख्सियत का रिएक्शन है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना कि मुझसे गलती हो गई ही एक इत्मीनान लाएगा आपके अंदर। फिर जब आप
फिर जब आप उसको ठीक करने की तरफ जाएंगे ना, तो आपको अपने और बहुत सारी, जैसे मैं कल इबाद से पूछ रही थी ना, कि जब आप मेडिटेट करने लगते हैं तो वो भाई ऐसे ऐसे अजदहे निकल के आते हैं, कई कई सर वाले आपके अंदर से, ऐसे ऐसे जहरीली गैसेस निकल के आपके सामने खड़ी हो जाती हैं कि आप अगर उनको वापस इनहेल कर लें तो मर जाएंगे आप। इतना आपके अंदर ऑलरेडी गड़बड़े आप कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले तो उनके साथ ही डील करना होता है कि भाई ये अच्छा ये गलती हुई, वो इससे भी कनेक्टेड थी, इससे भी कनेक्टेड थी, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं होती ना तो ये नहीं हुआ होता। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करें, फिर उनसे कनेक्टेड चीजों को एक्सेप्ट करें, हेल्प लें। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, एंड दैट हैज टू डू विद अन्ना को छोड़ना पड़ेगा। अन्ना को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को भी माफ करेंगे और दूसरों को भी माफ करेंगे। और तो ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। आप अपने आप को माफ कर दें और दूसरे को ना करें, भी बिल्कुल उलट हो जाएगा। सही कि मैं तो नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कोई मसला ही नहीं था, सारी गलती तो उसकी थी, दैट इज आल्सो रॉन्ग। दैट्स नॉट अपने आप को माफ करना। ब्लेम गेम नहीं है इसमें। मुझसे भी गलती हुई, इसकी भी कुछ गलतियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, मसाइल होंगे, जो भी। ये रिलेशनशिप या ये कॉम्बिनेशन या ये यूनियन फ्रूटफुल नहीं है। पहले होगा, अब नहीं है। चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है, चाहे वर्क रिलेशनशिप है, चाहे सोशल रिलेशनशिप है, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, किसी तरह का भी दो इंसानों के बीच में दोनों को माफ करना जरूरी है। ये भी व्हाट इज द की, लोग अगर आपस में बात, आई थिंक कम्युनिकेशन वुड बी द की, कम्युनिकेशन एंड टाइम। मुझे लगता है हम बहुत जल्दी में भी होते हैं ना। जो चीजें मैंने सालों पाली हैं अपने अंदर, मैंने एक एटीट्यूड है जो मैंने सालों से है, मेरा एक रिएक्शन बना हुआ है किसी चीज की तरफ, वो मुझे धीरे धीरे उसको जिसको हम कहते हैं टेपर ऑफ करना है। जैसे हम दवाएं टेपर ऑफ करते हैं ना, जैसे हम एडिक्शन को भी टेपर ऑफ करते हैं। हम अचानक, अगर मेरे लिए वो हेरोइन भी है, मेरा वो एटीट्यूड अगर मेरे लिए हेरोइन भी है, तो आप एकदम मुझसे ले लेंगे तो मैं तो मुझे धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करनी है। कभी कभी वो निकल भी आएगा किसी बात में, किसी रिएक्शन में, मुझे फिर उसको चेक करना है। कांस्टेंट चेकिंग, कांस्टेंट चेकिंग, ये एक हैबिट है और वो बन जाती है कि एक दफा आपने ऊंची आवाज में कुछ कहा और फिर आपने फौरन चेक किया कि यार नहीं कहना था, क्यों कहा, जरूरी नहीं था। नेक्स्ट टाइम आपका जुमला जब आप आवाज उठाने लगेंगे तो वही रुक जाएगी। इट्स ऑल्सो प्रैक्टिस, बट एंड इट्स ओके टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स एंड फिक्स इट, क्योंकि आपका टारगेट है टू फिक्स इट, नॉट टू ये नहीं है कि अच्छा तो मैं क्या करूं, अच्छा नहीं मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ना डिनायल है, ना ब्लेम है, ना ना गिल्ट है। आपका जब एटीट्यूड ये बन जाएगा ना कि नहीं यार, और ये भी मैं समझती हूँ कि ये पेरेंट्स और मॉडलिंग जिसकी हम बहुत दफा बात करते हैं ना, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अम्मी मेरी फिर भी थोड़ी सख्त थी क्योंकि टीचर थी ना, एंड शी वाज डूइंग टू मच। वो बहुत ज्यादा काम करती थी। घर भी, वो हमारे यहाँ मुलाजिम रखने का कोई रिवाज नहीं है, तो हमारे पास तो मुलाजिमीन नहीं थे और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। पेरेंट्स दोनों हमारे टीचर्स थे और अब्बू ऑन ऑफ कभी कोई कारोबार करते थे, फिर वो खत्म हो जाता था, फिर कुछ और करते थे, फिर वो खत्म हो जाता था। और कुछ ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी हमारे अम्मा अब्बा के लिए। मसलन नहीं रिश्वत दे सकते थे, चाहे स्कूल बंद हो जाए, नहीं दी। अच्छा, कारोबार बंद हो गया, नहीं दी। हमने इस तरह के बहुत नुकसान होता है कि कुछ चीजें बस वो नहीं कर सकते थे। क्या कह सकते हैं। हम मैं तो बिल्कुल कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है यार कर लेते, क्या मसला था, ये देखें हम कितने परेशानी में रहे। ये भी हमें कभी नहीं महसूस होने दिया उन्होंने। अच्छा, हम हर मुश्किल में उनके साथ थे। वी वर अवेयर कि अब आजकल मुश्किलात हैं, पैसे नहीं होंगे।
मगर ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें लगे कि यार ये तो क्या, ये तो बहुत ही अजाब कोई आ गया, हम कितने परेशान हैं, हमारे हालात कितने खराब, ना ना कुछ नहीं, नेवर। तो माथे पे चिकन भी नहीं आती थी। तो आई थिंक वो भी एक मॉडलिंग हुई हमारे लिए। दूसरी, जब भी मैं कोई मसला लेके अब्बू की, और मैं थी जरा, आई थिंक मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चा थी, क्योंकि मेरा अ, गुस्से का प्रॉब्लम था, मेरा गुस्सा ज्यादा है। अच्छा। तो हाँ, बहुत बहुत खराब वाला है, एक बैड एंगर होता है ना, एक जिससे ढक्कन उड़ जाता है दिमाग का, वो वाला था। तो मैं जब अच्छा। कोई इशू लेके अम्मी अब्बू के पास जाती थी, तो वो आ, वो जो पूरा प्रोसेस था, पहले तो मैं बोलती रहूंगी ना, टै 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 टै, कुछ पूरी बात सुनते थे अब्बू, अच्छा। खास तौर पे पूरी बात। ही वाज अ ग्रेट लिसनर, मतलब आप घंटों बोलते रहे, वो घंटों सुनते रहेंगे। हम्म। वो सुनते थे पूरी बात, फिर कहते थे अच्छा, तो फिर करना क्या है, क्या करें फिर इसका भाई, अच्छा। जस्ट दैट। एंड देन सडनली आई वुड फ्लिप, क्योंकि बच्चे तो इतने, तो वो होते हैं ना, हाँ। उनको क्यूज ही चाहिए होते हैं ना। हाँ। तो मैं फ्लिप हो जाती, मैं कहती हाँ अच्छा, अब इसका फिर क्या करें, आप बताएं क्या करें। तो कहते नहीं, मैं क्यों बताऊं, मेरा मसला थोड़ी, आपका मसला है, बताइए, क्या आप ऐसे कर सकती हैं, क्या आप ऐसे कर सकती हैं, क्या आप देख लीजिए, क्या ऐसे भी, वैसे तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन चलिए देखिए, ऐसे भी हो सकता है। अब उसमें वो मुझे ऐसे भी सजेशन दे देते थे कि मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं थे, मुझे पता था उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या करें भाई, जाके मारे पीटे उनको, क्या करें, पीट डालें। तो हम कहते नहीं नहीं, पीटना क्यों है, पीटना नहीं है। तो यू नो तो जैसे अब्बू ने हमें एक दफा बताया कि नहीं बच्चों, मेरा गुस्सा तो बहुत बुरा है, मैं अच्छा। उसे बहुत कंट्रोल करता हूँ। और कोई कहे, मेरे अब्बू को जितने लोग जानते हैं, कोई कह दे कि उन्हें किसी बात पे गुस्सा आता हो, बट फॉर हिम टू कॉन्स्टेंटली टेल अस एंड एडमिट कि मुझे गुस्सा आता है बेटे, आई कीप इट अंडर द रैप्स, इट्स अंडर हम्म। द रैप्स। हम्म। वो आई हैव हैड टू वर्क ऑन इट। तो ये जो आइडिया था ना कि यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स, भी आई हम्म। थिंक अननोइंगली आपने सीख लिया। और ये नहीं कि हम सब ये अक्वायर कर लिया हमने, ऐसे नहीं कि हम कोई ऐसे फुल फिट सुपर हीरो चल रहे हैं, नहीं, नॉट एट ऑल, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, एवरीबडी विल। हम्म। मगर ये भी अम, ख्याल कि हमने सारी जिंदगी स्ट्रगल करना है, करना होगा, एंड दैट इज ओके, इट इज ओके हम्म। टू स्ट्रगल विथ योर डिफिकल्टीज। और मतलब ये क्या हमें लग रहा है कि यार मैं इस वक्त मैं बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन अभी भी मैं कितनी चीजों के साथ स्ट्रगल करती हूँ, मैं उस स्ट्रगल के साथ भी मुतमईन हूँ। जी वो जो बिल्कुल। चीज जो एक डिस्टरबेंस पैदा करती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, मैं उसके साथ भी मुतमईन हूँ। आई एम हम्म। ओके विद दो स्ट्रगल्स नाउ। आई थिंक एक्चुअली दैट इज, तो अगर मुझे किसी ये चीज इसका मतलब शुरू से ही रोल मॉडलिंग से भी समझने में। आई राइट। थिंक आई थिंक और कभी हम बीच में इसको मुतमईन भूल भी रहने वाली। जाते हैं। हाँ, कभी हम पर इसको भूल भी जाते हैं, फिर याद आ जाती है, और ऐसा ही होता है इंसान। वो तो खैर इंसान है। हाँ बिल्कुल। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट दो चार चीजें अभी सानिया तुमने कही पेरेंटिंग के हवाले से, और पेरेंट्स बहुत सारे देख भी रहे हैं कि मैंने तो नोटिस इसमें एक तो चीज ये की कि व्हेन यू वर रिलेटिंग योर फादर कि वो आपसे किस तरह बात करते थे, तो आप बताइए आप क्या सोच हम्म, रही हैं। हम्म, ये बड़ा इज्जत करके बात करना बच्चे से हम्म, कि आपके साथ कि आप क्या सोच रही हैं, तो वो इज्जत देना छोटे बच्चे को, कि जिस तरह जब्बार ने कही थी बात कि उसको मामूली न समझना बच्चे को, उसको इज्जत देना। ये मुझे एक फील हुआ कि आपके पेरेंट्स का रवैया आपके साथ बहुत ही इज्जत करने वाला अंदाज था। और फिर उन्होंने कभी खुद से पहली बार एडवाइस नहीं दिया, आपकी सारी बात को सुना, लिसनर बहुत अच्छे खामोशी से सुना, और फिर कहा आप ही बताएं कि क्या करना है। और जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि अब मैं इसको कुछ कर लूं जाके, तब मशवरा दिया कि नहीं ये नहीं ये। तो इसका मतलब कि पहले चांस दिया बच्चे को कि तुम एडवाइस दो कि क्या करना चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल। बड़ी, दूसरी चीज एक और बड़ी अच्छी बताई सानिया आपने कि उन्होंने अपनी वीकनेस भी आपसे शेयर की कि मुझे भी गुस्सा आता है और मैं मगर उसको अंडर द बेल्ट रखता हूँ। तो मेरे एक ख्याल में एक और भी चीज जो बहुत मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड आई थिंक वो भी जो मैंने बहुत मुश्किल से मैं हासिल कर सकी, वो थी गलती मान लेना।
अच्छा, एक्सेप्टेंस, यू जस्ट सेड दैट इज द थिंग। अपनी गलती नहीं, हमारे साथ जब हाँ, कुछ ऐसा करते थे। एक दफा, ये बहुत मेरा फेवरेट वाकया है, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए बड़ा एंटरटेनिंग भी है। मेरी अब्बू की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी कि हमारी बहुत बहस होती थी। मेरा एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता था, और मैं आके अपना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ढम 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 करके उनसे कहती थी, फिर वो भी अपना कुछ वो कहते थे। अच्छा, इज्जत करने का भी क्राइटेरिया हमारे यहाँ जरा डिफरेंट था। ये कॉन्फ्लिक्ट में होता था सिर्फ आप जनाब, जब ये अच्छा। ऐसे गुस्सा गुस्सा आ रहा है, वरना तो बच्चू तुम, बच्चू बच्चू। बट उसमें कहीं ये नहीं होता था कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम। हम्म, जैसे एक आध दफा उन्होंने मुझसे कहा ये कि अरे भाई, तो होंगे किसी, मतलब वो भी तो भारत को रोबोट तो नहीं है, हम किसी बैड मूड में होंगे, किसी परेशानी। उन्होंने कहा भाई एक तो ना आप कुछ पढ़ा लिखा करें, कुछ पढ़ा करें। मैंने उनसे कुछ पूछा तो कह रहे हैं, तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि क्या आप आपको कुछ पता वता नहीं है, कुछ पढ़ा करें, कह दिया उन्होंने मुझसे। उफ, मेरा भेजा तो वैसे ही गया। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास क्यों आती। ओ वो फिर तो जो झगड़ा हुआ, डा 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 डा, मेरी अम्मी भाग जाती थी कि तुम दोनों इतना चीखते हो कि मेरा दिल घबरा जाता है। उसके बाद 5 मिनट के बाद पता भी नहीं चला हम क्या बात कर रहे थे। ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, उसमें क्या एज थी सानिया आपकी उस वक्त? 12, 13, अच्छा, एट 14 साल। दैट। हाँ हाँ, at 15 I was translating Cosmos with my father one day, हाँ, and I was sitting, क्योंकि मैं ट्रांसक्राइब करती थी ना, मैं कैसेट्स में से सुन के अंग्रेजी में लिखती थी स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री का, फिर अब्बू से उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, तो मैं उर्दू स्क्रिप्ट को पैर करती थी। तो बहुत सारे जो तसव्वुरात हैं, जो ख्यालात हैं, वो उसी में क्लियर होते होते गए मेरे। और मेरे अब्बू ने मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि बेटे मैट्रिक तक साइंस पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़नी थी साइंस, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स का प्रॉब्लम था बहुत सिवियर। तो अब्बू ने मुझसे कहा कि बेटा तुम मैट्रिक तक साइंस पढ़ लो, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बड़ा मैंने हुज्जत करके मैट्रिक साइंस में किया, और उसके बाद मेरे बाप ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। और मैं आज तक उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस कदर उन्होंने मेरी जिंदगी आसान कर दी। ऐसी बहुत सारी बातें जो मुझे कॉमन सेंस की लगती हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेसिक साइंस पढ़ी हुई है। हाँ, जो समझने के लिए लोग इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ यार इसमें क्या है, इतने क्यों परेशान है। तो पता ही चलता है कि जी बेसिक कॉन्सेप्ट भी या तो पढ़े नहीं है या क्लियर नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे जिंदगी के मामलात आपके सिर्फ इसलिए ठीक भी हो सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना आता है, समझना आता है, कॉम्प्रिहेंशन आती है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, आप हम बातचीत कर रहे होते हैं, मैं आप कुछ कह रहे होंगे, जवाब बिल्कुल कुछ और आ रहा होगा, उनको आपकी बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है। बातचीत गुफ्तगू करने की प्रैक्टिस नहीं है, बात रिसीव करके प्रोसेस करके जवाब देने की प्रैक्टिस नहीं है। तो वो भी बचपन से करनी है बच्चे के साथ। अब मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को भी किसी ने पेरेंटिंग सिखाई तो नहीं थी, लेकिन किताबी कीड़े थे, शायद पढ़ पढ़ के उन्होंने शायद पढ़ा होगा, पढ़ के उन्होंने पढ़ा तो होगा वैसे उन्होंने जरूर। जब मछलियां पालनी शुरू की थी उन्होंने, तो इतनी इतनी किताबें, मछलियां मछलियां, अरे भाई क्या ये सब क्या किताबें हैं। पता चला जी मछलियों की अफजाइश, उनकी नस्लें, उन कौन किसके साथ क्या किस तरह का सलूक करती है, उनकी क्या सोशल लाइफ। अरे नहीं तो तो ये जब हमें विरासत मिली। पेट्स रखकर पेट्स के बारे में इतना पढ़ा, तो जाहिर है जब माँ बाप बने होंगे तो बहुत कुछ पढ़ा होगा। नॉलेज पावर है ना, बिल्कुल है, रिसर्च करना पावर है। आपके वालिद जो थे वो एक एक्टिविस्ट भी थे, तो किस किस्म की एक्टिविज्म में वो रहे? क्योंकि वो एक्टिविज्म कहीं कहीं मुझे सानिया में दिखता है। बहुत, अब तो बहुत कम है, बहुत अब्बू के मुकाबले में। तो अब्बू तो वुड हैव थॉट कि आई सोल्ड माय सोल। अगर अब्बू मुझे देखें तो कहेंगे कि आपने बेच दिया अपनी रूह। मेरे अब्बू तो बहुत स्टॉन्ज, बहुत अपनी आइडियोलॉजी के साथ, बहुत क्लियर, बहुत स्टॉन्ज, और बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ जिंदगी गुजारी। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, क्योंकि वो ऐसा ही मानते थे कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। जो भी नजरिया आपको समझ में आता है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक यूजफुल कंस्ट्रक्टिव इंसान बनाने में मदद करता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए, और फिर ईमानदारी से करना चाहिए।
दो नंबरियां मत करो, किसी चीज में भी मत करो, यू नो। तो अब्बू के साथ ये था कि जब मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, तो एक पूरी मूवमेंट शुरू हुई जहां से डेमोक्रेसी के लिए दोबारा से एक स्ट्रगल शुरू हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग थे, तरह तरह के लोग थे उसमें, मुख्तलिफ पार्टीज भी थी उसमें, हमारे अब्बू जैसे लोग भी थे। तो उनका स्ट्रगल हमेशा उस वक्त डेमोक्रेसी के लिए रहा। वैसे वो अपने बिलीव्स में, इश्तराकियत में यकीन रखते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। तो उनके लिए स्ट्रगल पाकिस्तान में और पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने एक बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रगल देखा। तो मसलन हमें बहुत बार ये खतरा होता था कि शायद गिरफ्तार हो जाएंगे, शायद मार दिए जाएंगे, शायद इस तरह के खतरात भी हमने देखे। लेकिन हाँ, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे वो। पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा ज़ाहिर है वो उस वक्त तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। लेकिन जैसे होता है ना कि एक पार्टी स्ट्रगल करती है कि हम पावर ले लें, तो वो इवेंचुअली शायद होता, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो वो बिल्कुल एक अलग तरह का स्ट्रगल था। अपनी बात समझाने का, अपने साथ लोगों को जोड़ने का, अपने साथ लोगों को साथ लेकर चलने का, ये अपनी आइडियोलॉजी समझाना इतना मुश्किल था लोगों को उस वक्त। तो वो इस तरह के स्ट्रगल में रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमने कभी कोई बहुत पैसे नहीं कमाए हम लोगों ने कभी, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल वो तो बिलीव ही नहीं करते थे कि इतने पैसों का क्या करना है आपने, तो जैसे प्रॉपर्टी बनाने में यकीन नहीं रखते थे, घर नहीं बनाया कभी, खरीदी नहीं कभी कोई प्रॉपर्टी। गाड़ी थी एक जो बाद में जब बेचनी पड़ी तो उसको भी खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा था, ऐसी हालत में थी क्योंकि जब भी उनसे कहो कि भाई इसको ठीक करा ले तो कह रहे क्यों, क्या चल तो रही है, चलती तो है बच्चों, चलती है, ठीक चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, समझिए अगर पीर को हुआ है तो जुम्मे को वो हैदराबाद गए थे उसी गाड़ी में। तो मैं घर गई जब अम्मी के पास, तो मैंने उनसे कहा यार ये मैं गाड़ी ले लूंगी इनसे, मेरी गाड़ी ले ले, मैं अपनी गाड़ी छोड़ जाऊंगी, इनकी गाड़ी ठीक कराऊंगी मैं। ये किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, कौन क्या है ये तो मौका ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि मंडे को उनका इंतकाल हो गया। तो बस ऐसे थे। हाँ, जो कुछ मतलब जैसे what I'm seeing is that your childhood, आपका बचपन जो है वो बड़ा हम्बल गुजरा, और कम में खुश रहना माँ बाप ने सिखाया रोल मॉडल करके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं इस चीज को यहाँ कि कम में खुश रहना, यानी मुतमईन थे बच्चे, खुश थे, हैप्पी थे, हर वक्त किसी न कंस्ट्रक्टिव काम में लगे हुए थे। तो क्या चीज थी आपके बचपन में कि जो कुछ चीजों के ना होने के बावजूद आपको इनफ फीलिंग देती थी, वी आर इनफ? क्या वो? अच्छा, पता है हमेशा ऐसा नहीं होता था, कभी कभी जैसे कुछ चीजें थी जो जब आपके आइडियाज फॉर्म हो रहे होते हैं, जब आपके रवैये फॉर्म हो रहे होते हैं, तो कुछ चीजें आपको अजीब गड़मट भी, कंफ्यूज भी हो जाती है ना आपके साथ। तो मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं। अब नुटेला सब कितना खाते हैं, उस जमाने में नुटेला दुबई से आता था, पाकिस्तान में नहीं मिलता था। हमारी एक दोस्त थी जो एक सैंडविच लाती थी नुटेला का, और वो थोड़ा सा कभी हमें दे दिया करती थी। जब हमने वो खा, अब हर बच्चे को नुटेला तो अच्छा लगता है, सोचने की क्या बात है ना। तो कभी कभी सोच के खा के वो ख्याल आता था कि यार ये क्या बात है, हम क्यों नहीं खा सकते, है ना। मगर जब घर पहुंचते थे और कोई छोटी सी बात हो जाती थी, हमको स्क्वायर पराठा मिलता था, उस पर अचार रखा हुआ खूबसूरत सा बना हुआ, या कोई ऐसी अम्मी एक छोटी सी कोई गिमिक कर लेती थी, तो भूल जाते थे नुटेला वुटेला सब, क्योंकि उसके साथ कुछ एक कहानी भी चल रही होती थी, कोई कुछ एंटरटेनमेंट भी चल रही होती थी, कोई इस तरह की भी कोई चीज चल रही होती थी। तो कॉम्पनसेशन आई थिंक केम फ्रॉम अ वेरी वियर्ड प्लेस। एंड आई थिंक जब ये एनर्जी होती है ना पेरेंट्स की, कि वो
वो खुद अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक बच्चे वो रिसीव करते हैं, महसूस कर लेते हैं। हाँ। मसलन जैसे एक छोटी सी बात है, मेरे सारे दोस्त जाते थे छुट्टियों में, कोई अमेरिका जाता था, कोई पेरिस जाता था, या कनाडा का तो इतना उस जमाने में था नहीं, लेकिन लाइक कोई दुबई जाता था, दुबई उस जमाने में नया नया था, सब इस तरह कहीं ना कहीं बाहर जाते थे। हम कहाँ जाते थे? मकली का कब्रिस्तान देखने। फिर हम कहाँ जाते थे? मुल्तान, गाड़ी में बैठ के। अब्बू की एक वोक्सवैगन थी, उस पर लिखा था लव बग। बीटल थी ना, ग्रीन रंग की, बड़ी मशहूर गाड़ी थी वो। उसमें लव बग लिखा हुआ था। तो मैंने पूरा पाकिस्तान अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ देखा, अलग अलग वक्तों में, छुट्टियों में। हम पूरे कजिन्स की एक सुजुकी भर के कराची से खंजराब पास तक गई है छुट्टियों में, अपनी खाला के साथ, अपनी खाला और मामू के साथ जो लाहौर में रहते थे ना। तो जब वो अपनी कहानियां सुना रहे होते थे तो मैं कहती थी, अरे तुमने फलानी चीज नहीं देखी, फलानी चीज तो ये रही पाकिस्तान में, और हमने तो पाकिस्तान में ये देखा, हमने तो पाकिस्तान में वो देखा। तो हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ हमें बताया गया कि देखो बेटे, पहले भाई अपना मुल्क तो पहले देख लें, अपना मुल्क तो पहले देखें, फिर दूसरों का भी देखेंगे। और कैसे आपके अंदर वो सरायत कर जाता है। मेरा भाई हर साल अपने बच्चों को छुट्टियों में बाय रोड पाकिस्तान टूर पे लेके जाता है। इतनी गर्मी होती है, मैं उसको कहती हूँ कि जेनी व्हाट इज दिस यार, दिस इज रियली, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, स्टॉप इट। मतलब कब बच्चों पे रहम करो। और बहुत गर्मी होती है, जून जुलाई इज वेरी हॉट। नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, टफ बनाओ, टफ बनाओ। क्या गर्मी होती है भाई, पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है, उन इलाकों में इतनी गर्मी होती है, इनको कैसे पता चलेगा वहां इतनी गर्मी होती है? ले जाता है अपने दोनों बच्चों गाड़ी में डाल के, बीवी के साथ। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो जो कंपनी साथ जाती है, या जैसे एक बात अभी तुमने कही ना बहुत अच्छी, कि जब हम घर जाते थे और वो हमें वो पराठा मिलता था, लेकिन उसके साथ अम्मी की कहानी होती थी। हाँ। तो वो अटेंशन है ना, अटेंशन, तो चाहे बेहतरीन चीज हो जाए, घर बड़े हों, सब आसाइशें हों, लेकिन अगर माँ बाप इमोशनली प्रेजेंट ना हो बच्चों के साथ। हाँ। मैं सारी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि आपके वालिदैन दोनों इमोशनली प्रेजेंट थे आपके पास, तो उस शायद वो रीजन बना इनफ फील करने का, और वो कितना पावरफुल रीजन है कि अगर किसी चीज मेरे की कमी। बचपन में थे। अच्छा। मेरे बचपन में थे। जो मेरे जवानी के साल थे उनमें इतना नहीं थे। उसमें मैंने खुद स्ट्रगल किया बहुत, उसमें मैंने खुद अपनी, मगर ऐसा नहीं था कि अनअवेलेबल थे, अगर मैं उन्हें अप्रोच करती थी तो थे, मगर खुद ऐसे प्रेजेंट नहीं थे। आई थिंक कुछ उन्होंने जानबूझ के भी किया था कि इमोशनली इंडिपेंडेंट हो आप, अब जरूरत नहीं है हमारी, परेशान होंगे तो आएंगे। हाँ, मगर ऐसे नहीं लगता सानिया कि जब आप एडोलेसेंस में आए, हो सकता है 15-16 पे स्ट्रगल अपनी खुद की हो, लेकिन जो हमारे बिलीफ्स बनते हैं वो बहुत छोटी उम्र में बन जाते हैं। तो वो बिलीफ मेकिंग का टाइम जो है, उस वक्त माँ बाप का करीब रहना, 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, उस वक्त आपके अंदर वो चीज बन जाती है कि जब अगर खुदा ना करे 14-15 साल की उम्र में अगर किसी वजह से पेरेंट नहीं रहे लाइफ में, तो आपने वो अगर अच्छा बचपन देखा हो, और अच्छा बचपन का ताल्लुक मटेरियल चीजों से नहीं है, ये तो अभी आपकी हो गया नहीं है कि नहीं है, कि अच्छा बचपन मीनिंग अटेंशन, यानी कि माँ बाप की अटेंशन हो और अनडिवाइडेड अटेंशन हो। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि लोग सानिया को इतना मतलब पीपल रियली लव यू। मैंने जो देखा है ना, जितने लोगों को, इवन किरण में आप आए, पीपल लव यू फॉर योर वर्क, ये तो है ही, ड्रामे देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पीपल लव यू बिकॉज आप बहुत रियल हो, आप रियल हो, आप प्योर हो, आप सिंपल हो। येट पता है लोगों को कि भाई ये एक सेलिब्रिटी हैं लेकिन हमारे जैसी हैं, तो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसकी कहानी का इम्पैक्ट बहुत आता है, उसका इफेक्ट भी बहुत लेते हैं। तो जब आप बता रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, तो ये मेरे लिए भी बड़ी, यानी आई एम लाइक लिसनिंग टू दिस, और मुझे लग रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है वो 5 से 7 साल की उम्र में गुफ्तगू। आपके पेरेंट्स ने गुफ्तगू बहुत की, वालिद का जिस तरह आप बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, और सिर्फ अब्बू ने नहीं, अम्मी ने भी? अम्मी भी, मतलब मेरी अम्मी ना इंस्टिंक्टिवली टीचर है। जब वो मेरा एडमिशन कराने गई ना मॉन्टेसरी में, तो शी सेड दैट्स द सिस्टम, ये पढ़ूंगी मैं। तो हम 3 बच्चे थे,
एक बच्चा बीच वाला जो थोड़ा सा बीमार भी रहता था, मैं और वो इकट्ठे मैं और मेरे खाला का बेटा अरसलान, हम दोनों में 2 महीने का फर्क है, मगर उसको पाला मेरी अम्मी ने। तो हम दोनों इकट्ठे, वी वर लाइक ट्विंस, हर वक्त साथ, खाना भी साथ, प्रैम भी एक, बेड भी एक, सब सब कुछ एक। अभी भी अगर मैं अनकॉन्शियसली कभी बताऊंगी ना आपको, तो मैं कहूंगी 3 बहन भाई हैं, क्योंकि वो इतना हमारे साथ वो था। मतलब मैं वो कैलकुलेटेड होता है कि हम 2 हैं, 3 नहीं है, यू नो। तो वो तो जब अम्मी ने मॉन्टेसरी सिस्टम देखा ना, उन्होंने कहा ये सिस्टम ठीक है। 3 बच्चों के साथ, बगैर मुलाजिम, बगैर गाड़ी, सुबह से शाम तक का कोर्स करती थी वो। सुबह सवेरे मुझे नहीं पता वो औरत किस वक्त उठ के बैठ जाती है भाई। मैं उनसे पूछती हूँ कि असल असल टाइम बताएं, किस वक्त उठती हैं, सच सच बता दें आज। मुझे नहीं पता किस वक्त उठती है वो, क्योंकि वो घर की सफाई करके, खाना पका के, तीनों बच्चों को नहला के, कपड़े बदलवा के, स्कूल छोड़ के, एक बच्चे को नानी के यहाँ छोड़ के, सबसे छोटे वाले को पढ़ने चली जाती थी। आई डोंट नो हाउ शी डिड इट। आई विश अभी, अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मेरी उनसे बिल्कुल अलग तरह की दोस्ती है ना। अब तो मेरी है बराबर, हम दोनों बराबर हैं। तो अब मैं उनसे बड़ी बातें जो मैंने होल्ड की हुई थी, मैं कभी नहीं उनसे कहती थी, वो मैं कह देती हूँ उनसे, क्योंकि आई विश यू हैडंट डन सो मच बच्चों के लिए। चले आपने छोटी उम्र में बच्चों के लिए किया, अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ ना, तो मेरी माँ ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। मगर आपको नहीं लगता सनिया कि जब माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही होती हैं, उनको यही लग रहा होता है कि वो अपने लिए कर रही हैं? अपने लिए हो सकता है, और मतलब मैं भी यही ख्वाहिश करती हूँ कि शायद उनको यही इत्मीनान हो रहा हो कि ये तो मैं अपने ही लिए कर रही हूँ, और कोई उनको एक एक फुलफिलमेंट का एहसास हो। क्योंकि पता है, छोटी छोटी चीजें करती थी। एक उफ, कमाल औरत थी, कमाल औरत है यार। मतलब बचपन में तो मेरे अजीब, मैं सोचती हूँ कि कैसे, मतलब अगर मेरे बच्चे होते ना, इतना शदीद कंपटीशन होता कि मैं शायद कर ही नहीं पाती। अपनी मेमोरी के साथ इतना शदीद कंपटीशन होता कि शायद मैं कर ही नहीं पाती। एक शहर में एक पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन हो रहा था। उस जमाने में बहुत होते थे, अब दोबारा होने लगे, बीच में बिल्कुल नहीं होते थे। तो स्कूल ने नहीं किसी का नाम भेजा, तो अम्मी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं। अम्मी ने इंडिविजुअली मुझे वहां एनरोल करवाया कंपटीशन में, और सर सैयद कॉलेज में हुआ वो रेसिटेशन कंपटीशन। इतनी समय कुछ चिंकी सी, मेरे ख्याल उनके घुटने बराबर भी नहीं थी। तो अम्मी ने मुझे नज़्में याद करवाई कंपटीशन के लिए। और किस तरह, मुझे अभी भी याद है, मैं पता नहीं अम्मी को ये बातें याद है या नहीं, और अम्मी को जो बातें याद है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं बाथरूम के दरवाजे पे खड़ी थी, अम्मी कपड़े धो रही थी, और साथ साथ मुझे नज्म याद कराती जा रही थी। और मुझे आज तक याद है कि उसकी जो वो लिंक लाइन थी, वो थी शन शन शन। वो किताब भी है अम्मी के पास अभी तक। अच्छा, वो अम्मी के पास किताब है अभी तक। मैं किसी दिन मैं उस किताब में से ना वो नज़में पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ूंगी एक दिन जरूर, बच्चों के लिए, बच्चों की नज़में। तो वो मुझे उसके साथ ना, और अम्मी का एक स्टाइल है, जिस तरह मैं कहानी सुनाती हूँ ना, वो इट्स ऑल अम्मी। तो वो, और and she would do this without training, without any education specifically, but she was instinctively a spot on. आई फील कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी। देखिए बच्चे हो गए, अल्लाह ताला सुब्हानो तआला ने दे दिए, अब हमारी मर्जी है कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएं या ना उठाएं। जैसे आपको इतना शौक है पेट्स का, ठीक है ना, कैट्स एंड डॉग्स एंड बंदर, आप कहती हैं सब चाहिए, मेरे गिर्द सारे जानवर हों, तो घोड़ा भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए। तो अगर वो हों, लेट्स इमेजिन कि हों, तो आप उनके लिए जो भी तगोदो करोगे, वो आप अपने लिए तो कर रहे हो, बिकॉज आपको उनसे मोहब्बत है ना। और आप किताब लेकर आएंगे, आप कहेंगे कि मैं जरा देखूं घोड़े के क्या होता है, मैं जरा बिल्लियों के बारे में पढ़ लूं, तो जो भी आप मेहनत करोगे उनके लिए, उनका खाना लाओगे, वो सब आप अपने लिए ही कर रहे हो ना, बिकॉज आपको उनसे मोहब्बत है।
तो वो आपका शौक है आपकी, तो इसी तरह हम उसको हॉबी वर्ड बोलते हैं, लेकिन हॉबी वर्ड से ज्यादा शौक है, नहीं होता। इश्क है। हाँ एक हाँ हाँ आपके अपने का इश्क बच्चे होंगे, वो उन्होंने हाँ। अपने लिए आई बड़ा नहीं थिंक खरीदा। अब मेरे, मुझे लगता है कि मेरी अम्मी का ना, आई रियली डोंट नो, आई एम सो आप लोग सब सोच रहे होंगे ये अपने पेरेंट्स के साथ कितनी फैसिनेटेड है, मतलब ऐसे जैसे पता नहीं, हर बच्चे को शायद ऐसा लगता है उसके पेरेंट्स ऐसे, उसके पेरेंट्स पेरेंट्स, क्योंकि वही तो होते हैं सबसे, आपका पहला तो आपका एक्चुअली बच्चे का सब कुछ उसके पेरेंट्स होते हैं। मैं इसको कहती हूँ इस तरह तो से समझाने के लिए कि माँ जो है वो महबूबा होती है बच्चे की। हाँ इसी तरह जिस तरह 17 साल का लड़का अपनी महबूबा को देखता रहता है, पलक नहीं झपकता ना, बिल्कुल उसी तरह वो 2 साल का बच्चा ना अपनी माँ को देखता रहता है, हाँ पलक नहीं झपकता। लेकिन जो अभी सानिया आपने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनकी नहीं है ऐसी लाइफ, देयर अनफॉर्चुनेट कि उनको इस तरह पेरेंट्स नहीं मिले हैं। लेकिन अगर कोई आज ये बातें सुनकर जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जो आपसे इतने इम्प्रेस्ड हैं, जो लोग आपको इतना एक एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, तो वो आज ये देखकर आपकी बातें सुनकर सोच रहे होंगे कि इसमें कितना बड़ा हाथ माँ बाप की रोल मॉडलिंग का है, कितना ज्यादा माँ बाप ने जो है वो दिल से किया। यानी एक ऐसी माँ जो कि अपने बच्चे को मॉन्टेसरी में दाखिल करा रही है, तो साथ साथ मॉन्टेसरी पढ़ रही है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आज मेरा बच्चा इंटरनेट पे जा रहा है तो मुझे इंटरनेट को पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए फेसबुक पे क्या है, मुझे पता होना चाहिए इंस्टाग्राम पे क्या है, क्योंकि मेरा बच्चा उधर जा रहा है। तो इतनी, ये इसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं ना, इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है, मतलब आई मीन दिस इज अ ट्रू एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ अस जो हम सुन रहे हैं बात कि पेरेंटिंग की का, मुझे तो ये सेशन लग रहा है आज के पेरेंटिंग की। मैं ऑल माय इंटरव्यूज आर पेरेंट अबाउट पेरेंटिंग, बिकॉज मैं तो बबांगे दहल कहती हूँ कि भाई मेरी, मैं ना टैलेंटेड हूँ, सच्ची बात है, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, नहीं नहीं इट्स ट्रू, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत करना जानती हूँ, वो मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, हार्ड वर्क। मजदूर दिमाग का इंसान हूँ मैं, आई कैन डू अ लॉट ऑफ वेरी हार्ड वर्क, बहुत ऐसी कोई मैं जीनियस वो नहीं हूँ, जैसे लोग होते हैं कि ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे सब कर लिया, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे साथ। लेकिन जो ये इनसे मेरे माँ बाप को शक हुआ ना कि इसको म्यूजिक अच्छा लगता है, फटाक से घनश्याम के स्कूल में ले गए, जहाँ 2 बसें बदल के जाना पड़ता था मैं स्कूल के आने के बाद, वो तो इतनी अच्छा। भाग दौड़ से मुझे जॉन्डिस हो गया, वरना वो मुझे सिखा देती म्यूजिक। उनको लगा यार ये रिदम पे ना, ये बीट पे बहुत सही, इसका इसका रिदम बहुत सही है, डांस क्लास में डाल दिया। तो अब वहां जाके बैठी क्या करती रहे, तो साथ ही योगा क्लास हो रही थी उसमें दाखिल, खुद योगा क्लास में दाखिल हो गई, मैं डांस क्लास में थी, अच्छा। साथ खुद साथ चिपक साथ सब साथ बच्चों के साथ। और हाँ। आज तक अगर मेरे घर वाले मेरे, अब तो भाई भाभी बच्चे क्योंकि उनके साथ रहते हैं, कोई चीज कर रहे होंगे ना, अम्मी साथ। तो फिर आपको आपको नहीं लगता सानिया कि somebody with that nature, जिसका नेचर ये था कि वो हर वक्त सुपरवाइज करती थी बच्चों को, या उनके साथ एक्सप्लोर करती थी कि चलो तुम अकेला एक्सप्लोर नहीं करो, हम मिलके एक्सप्लोर करते हैं, मिल के डिस्कवर करते हैं। तो एक एज के बाद जब उन्होंने आपको तन्हा अपनी जिंदगी का स्ट्रगल, तो शायद वो भी प्लान ही होगा। आई थिंक सो, नोइंग प्लान। हर आई थिंक वो काफी उन्होंने सोच समझ के किया है कि हाँ। बस ठीक है अब इसको जरूरत नहीं है, जाने हाँ। दो। एंड बड़े ब्रेव भी थे यार वैसे, हाँ। बहादुर बहुत थे। और शायद कल ही रात को एक्चुअली मैं और सब बहन भाई ये बात कर रहे थे कि हम नहीं हो सकते उतने बहादुर जितने ये थे, एक तो हालात इतने खराब नहीं थे, हाँ। फिर भी आप जरा से बेहतर थे इससे। लेकिन जो जिस तरह के हम, मैं तो बहुत ही ज्यादा हूँ पैरानॉइड है बच्चों के मामले में, वो नहीं थे भाई मेरे माँ बाप। मैं अच्छा। 15 साल की थी, मैंने कहा कि जी इतने पैसों में मैं नहीं, मेरा गुजारा हो रहा, तो बढ़ाओ हमारी पॉकेट मनी बढ़ाओ, हमारी पॉकेट मनी बढ़ाओ, हमने प्रोटेस्ट किया। सही। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है क्या है, हमने कहा जी हमारी पॉकेट मनी बढ़ाई जाए, ये बहुत कम है और हमारा गुजारा नहीं होता, और हम कैसे करें और ये वो। तो उन्होंने कहा आपको पॉकेट मनी बढ़ानी है, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ जी बढ़ा, मैंने तो काम करें, मैंने कहा क्या काम हम्म। करूं, क्या काम करूं, कहेंगे भाई हम ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप इसको लिख दीजिए, आप इसको ट्रांसक्राइब कर दीजिए। मैंने कहा पैसे देंगे
तो शक्ल बनाई, कह रहे जी जी पैसे दूंगा जी जी पैसे दूंगा। मैं कहा ठीक है ओके। तो उन्होंने मुझे वहां से इंडिपेंडेंट होना सिखाया कि ये मेरा काम है, इसमें आप ये शेयरिंग कीजिए, पैसे ले लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ग्रोइंग अप ईयर्स में मेरे उनके साथ क्लैश नहीं होते थे। मैं बहुत बहुत खतरनाक बच्चा हूँ मैं, वैसे बचपन में बहुत खतरनाक। आई थिंक इन मैं बहुत ना इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। तो एक सर्टेन एज के बाद मुझे ये बहुत मदरिंग और कजोलिंग जो थी ना, ये मुझे नहीं चाहिए थी। छोड़ दो बस, जाने दो। आई थिंक माय पेरेंट्स रिकॉग्नाइज दैट एंड दे लेट मी गो। हाँ, मुझे भी सारी बातें सुन के यही लग रहा है कि ये प्लान था। तो मैंने अप्पू के साथ वो किया, कॉस्मोस के डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसलेशन की, उसके मुझे पैसे मिले। उसके बाद कॉस्मोस की ट्रांसलेशन, उसके अलावा कोई और भी कुछ 2-3 बुक्स थी शायद जिनकी ट्रांसलेशन, असेंट ऑफ मैन की ट्रांसलेशन की अब्बू ने जी, बिल्कुल। इंसान बड़ा कैसे बना। क्योंकि पिछले दिनों कॉस्मोस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, पिछले दिनों को कुछ महीनों पहले की बात है, 6-8 महीनों पहले की बात, कि कॉस्मोस के ऊपर हमने पूरा एक प्रोग्राम बच्चों के साथ किया था। Really? तो अहमद शाह जिसको आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो अहमद चलाता था थोड़ा सा, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करता था, फिर चलाता था, फिर यानी उसको कॉस्मोस, तो हमने बड़ा ढूंढा कि हमें कॉस्मोस की ट्रांसलेशन कहीं मिल जाए, मगर हमें नहीं मिली। तो कहाँ है भाई? नया वाला कॉस्मोस, पुराना वाला? मेरे ख्याल में तो उसने कार्ल सेगन ही उठाया था। कार्ल सेगन वाला है, मैं आपको दे दूंगी। अरे यार, मेरे पास नहीं है, तैमूर रहमान के पास है, लेकिन मैं आपको दिला दूंगी। अब्बू ना एक ऐसा इंसान है जिन्होंने कुछ नहीं बचा के रखा। मुझे नहीं पता किस स्टेट ऑफ माइंड में थे वो, सब कुछ बांट देते थे, सब कुछ बांट देते थे। हर चीज को कहते थे हाँ ये चाहिए ले जाओ भाई, ये तो सब देख चुके हैं, तुम लोग तो सब देख ही चुके हो, ये ऐसे पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, हाँ भाई तुम ले जाओ। But why do I have a feeling you are also like that? Don't know why I have this feeling. हाँ, I'm also like that. मॉडलिंग हो गई ना, मॉडलिंग हो गई वो भी तो। अब हर अच्छी चीज की तो सिर्फ थोड़ी होती है, बुरी चीजों की भी होती है। मतलब मटीरियल चीजों पे दिल को नहीं अटका के रखा कभी। बहुत है मटेरियल चीजें भाई, कितनी मटेरियल चीज की जरूरत होती है। देखो, घड़ी आप 500 रुपए की पहनो, 5,000 की पहनो, 50,000 की पहनो, 5 लाख की पहनो, 5 करोड़ की पहनो, अगर आपका वक्त खराब है ना तो घड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी नहीं, वक्त अच्छा होना चाहिए। सही बात, यू नो। तो कपड़ा आप कितना भी अच्छा अपने तन पे डाल लो, लेकिन अगर मन काला है तो क्या करूं मैं तुम्हारे हसीन जोड़े का, क्या कर लूं, कितनी देर तक लूं तुम्हारे हसीन जोड़े को, यू नो। क्योंकि याद तो मुझे, तो जिस तरह का माइंडसेट है आपका सानिया, फ्रेंड्स मिले बहुत मैच करते हुए। एक मेरी दोस्त है जो 25 साल से मेरी दोस्त है, और दोस्त तो है नहीं, हम एक दूसरे को माँ कहते हैं। हाँ हाँ, वो मुझे, मैं उसे माँ कहती हूँ। तो अगेन कम्युनिटी, क्योंकि मेरी एक्चुअली तो साइकोलॉजिस्ट ही हैं सब। तो हम दोनों ऐसे जैसे बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऑपोजिट थे हम यूनिवर्सिटी में, और हम यूनिवर्सिटी में दोस्त बने। बचपन के दोस्त नहीं है हम यूनिवर्सिटी में दोस्त बने। हम देखने में बिल्कुल अलग थे। मैं अपनी जीन्स और कुर्ता पहन के जाती थी यूनिवर्सिटी, और वो अबाया पहनती थी। मैं एक बिल्कुल अलग माइंडसेट का इंसान थी, वो एक बिल्कुल अलग माइंडसेट का इंसान थी, और हम इनसेपरेबल हैं। क्योंकि अब क्या है चीज जो ये सेम है, ये उसी ने ये गुत्थी सुलझाई, एंड शी केम अप विद दिस एक्सीलेंट रीजन। शी सेड इट डजंट मैटर कि इधर उधर की चीजें, लिटिल बिट ऑफ ऑपरेशनल स्टफ थोड़ा शायद डिफरेंट है, लेकिन हम दोनों का वैल्यू सिस्टम एक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जब मैं अपने हम बहुत बहुत वोकल नहीं है अपने उसमें ना, कि हम कि भाई बड़ी कोई इजहार, कोई ऐसा हम जज्बात का बहुत ज्यादा नहीं करते ना। बट एक अजीब मेरा उसके साथ कनेक्शन था, है अल्लाह है कि अगर मैं परेशान होंगी ना तो उसको चल जाता है पता। वो उसने 2 महीने फोन ना किया हो, लेकिन अब वो करेगी फोन, क्योंकि मैं परेशान हूँ।
और जिस तरह से लाइफ में ज़ाहिर है अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, क्राइसिस भी आते हैं, जिस तरह से वो मेरी मेरी तरह से समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना, इफ आई नीड टू हियर समथिंग ना, मैं उसको फोन करूंगी और मैं उसे पूरा प्रॉब्लम बताऊंगी, बिकॉज वो मुझे वो बताएगी जो मैं करेक्शन के लिए सुनना चाहती हूँ। ये नहीं कि मुझे प्लीज करने के लिए, जो मैं करेक्शन के लिए सुना। और मेरा दिल इस तरह खुला होता है उसकी, रियलिटी चेक है आप। रियलिटी चेक है वो मेरा, और मेरा दिल ऐसा खुला होता है उसकी, उसके मशवरे के लिए, उसकी तनकीद के लिए, उसकी स्नबिंग के लिए, उसके अप्रिसिएशन के लिए, यू नो। तो आई थिंक वो जो मदर्स वाली बात है ना, कि कौन किसकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अलग अलग तरह की माएँ भी होती हैं, ये भी एक तरह की माँ है। सही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए माँ माँ है, हाँ। सो आई थिंक व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी, पहले बिल्कुल फर्स्ट मेमोरी, अगर आप पीछे जाएं, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, वो कब पहला मौका था जब आपको ये एहसास हुआ कि कोई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, यानी आई एम लव्ड? कोई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है या मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो बाद में पूछेंगे। कोई मुझसे, ये मुझे याद है कि मुझे कब एहसास हुआ कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये असल मुझे में याद नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा हम याद रखते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत हुई, हाँ। लेकिन हम ये याद नहीं रख पाते कि मुझे कब ये पहली बार एहसास हुआ कि कोई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कोई भी हो सकता है। सोचना पड़ेगा पहली बार मुझे कब एहसास हुआ, लाइक विच डजंट मीन के, आई थिंक जब मेरा सर फटा था ना ये, हाँ। तो ये मेरी अम्मी ने मारा था मुझे बेलन खींच के, और मैंने डक किया तो मेरा सर स्लैब पे लगा और ये फट गया सर। क्योंकि मेरी अम्मी को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई कहे कि तुम्हारे बच्चे ने ये गलत काम किया, शरारत की, फलाना किया, बिकॉज शी स्ट्रगल्ड सो मच। आई स्टिल रिमेम्बर कि किचन में एक तरफ चूल्हे पे आई थिंक प्रेशर कुकर था और वो रोटी पका रही थी, और उन्होंने खींच के मारा तो ये मैंने डक किया जी अपनी तरफ से बड़ा, और ये डड़ांग करके सर मेरा लगा स्लैब के ऊपर और सर फट गया। आई थिंक उस वक्त जब अम्मी मुझे उठा के भागी है ना, वो मुझे याद है। और मैं उस वक्त इतने गुस्से में थी कि क्यों मुझे गलत क्यों मारा, अच्छा मैं ऐसा बच्चा थी, गलत कैसे कहा, मुझे गलत क्यों मारा, मैंने तो किया तो मारो, मार मार के अम्मी ने हैंगर भी तोड़ा था मेरे ऊपर एक दफा। बट वो हम वो जनरेशन समझती थी ना, कूटो नहीं, बात सुन रहे तो कूटो, बहुत कम लेकिन हो जाता था उनसे। तो मुझे इस बात का गुस्सा कि जब मैंने किया नहीं तो क्यों मारा, जब मैंने ये कहा ही नहीं, जब मैंने ऐसी कोई शरारत की ही नहीं, जब मैंने वो गमला तोड़ा ही नहीं तो मुझे क्यों मारा। तो उस जमाने में जब ये टांका लगता था ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कितनी खतरनाक बच्चा थी, खातून कहने वाली थी। हमारे नाना कहते थे बहुत दिलचस्प खातून है, हमारी मेरी छोटी कजिन को कहते थे ये बहुत दिलचस्प खातून है। तो मेरी अम्मी जब मुझे लेके भागी तो वो घर के करीबी क्लिनिक था, तो उस जमाने में आपको याद है सुई से लगता वो एक हुक जैसा होता था, उससे लगते थे ये टांके। हाँ बिल्कुल जी। याद है आपको? वो नहीं, वो क्लिप्स नहीं थे और ये सब नहीं था, सुई से सीना पड़ता था, इस अलावा है। तो इधर है कि इधर है, इधर है नहीं किधर है, ये है ना जो, अच्छा। हाँ। ठीक। ये मुझे बहुत लोग कहते हैं अब तो प्लास्टिक सर्जरी होते हैं, मैंने कहा खबरदार, मेरा शनाख्ती निशान है वो, मैं कैसे कर लूँ क्यों, क्या जरूरत है। तो तो वो उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि ये रोई नहीं, ये क्या बात, ये तो सत्ते में तो नहीं जा रही बच्ची, रो क्यों नहीं रही, रोई नहीं। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि सत्ते में तो नहीं जा रही है कहीं। तो उन्होंने कहा देखो बेटे ये सुई है, ये मैं तुम्हें ऐसे लगाऊंगा, ये मैं ऐसे सीऊंगा, ये सब अब ये मुझे अम्मी ने बताया। तो उन्होंने, मैंने कहा हाँ मुझे पता है, सुई लगा दे सीधे, और मैं नहीं रोई, नहीं रोई। तो जिद्दन भी हूं मैं काफी शायद,
जो मुझे बताया गया है। अभी तो बहुत इसी पूरी बात में मैंने सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा लव्ड कब फील किया, ठीक है? हाँ और आपको फौरन वो वाकया याद आया जिसमें सबसे ज्यादा आपको गुस्सा था। हाँ, क्योंकि तो गुस्सा भी उसी के साथ था ना, जो आपने सबसे ज्यादा लव्ड, जिसके साथ शायद आप फील करते होंगे, उसने आपको गलत कैसे समझ लिया, कैसे किया। और हाँ मैं बहुत छोटी थी, मैं हाँ बहुत लेकिन छोटी थी। हाँ लेकिन एसोसिएट तो प्यार से ही किया उस वाक्य को। हाँ हाँ हाँ। एंड आई रिमेम्बर कि शी वाज होल्डिंग मी रियली क्लोज, अब भागी थी वो एकदम ना, शी दैट, मस्ट हैव बट फेल्ट ना, ऑफ उनको कोर्स वो बुरा तो लगा। हाँ, बहुत दुख हुआ होगा। सोचो भाई क्या हो गया। लेकिन हाँ। मुझे सारे में बस वही याद है, ये सारी कहानी मुझे बाकी की अम्मी ने सुनाई। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। आजकल देखो ना, आजकल क्या, बल्कि हम कोई भी अग्री नहीं करते, मेरी तो वॉर है इसके अगेंस्ट के बच्चों को हाथ लगाना, मारना किसी सूरत अलाउ नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके इसके बावजूद भी हमारे टाइम में जब हम बड़े हुए, मेरी पैदाइश 1966 की है, तो लगभग कोई 8-10 साल का फर्क है आपकी परवरिश में और मेरी ना। तो उस वक्त हमें एक आध थप्पड़ इस तरह पेरेंट्स लगा दिया करते थे, और हाथ में भी कोई चीज होती थी तो वो भी कभी कभार लग जाती थी। लेकिन हमने उसको कभी फील इस तरह एज अब्यूज फील नहीं किया। तो क्या वजह है कि अब जो है वो जो मार है वो जात पे जाकर लगती है, यानी स्पिरिट्स को तोड़ देती है बच्चे के? वो क्या चीज ऐड कर दी है पेरेंट्स ने या असातिज़ा ने उस सजा में? पहले असातिज़ा मुर्गा भी बनाते थे, क्लास से निकाल देते थे, लेकिन एक वो जो बच्चा फील करता है ना, अब फील करता है कि मैं जलील हो गया, उसको लगता है मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया। तो वो क्या चीज है अब जो मजीद इसमें ऐड हो गई है? और दैट डजंट मीन बिल्कुल भी, और हमें यही इलाज इसका मिला कि हाथ लगाना ही नहीं है, क्योंकि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे उन चीजों को। बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त हमें जो एक आध थप्पड़, वो कभी कभार हमारे लिए बल्कि एक रियलिटी चेक भी होती थी। तो ये क्या हुआ है अभी के? आई डोंट थिंक कि बच्चों के लिए कभी भी इट वाज ओके, इट वाजंट ओके फॉर मी। ओके, आई हैड टू ऑलराइट, टेल माय मदर नेवर टू हिट मी अगेन, ठीक है। इट वाज नेवर ओके फॉर मी। और मेरा तो रेज उधर आसमान पे पहुंच जाता है अगर किसी बच्चे को कोई हाथ लगाए। आई वॉज नोटोरियस, मैं अपने खानदान में बदनाम थी कि अरे अभी अप्पी हैं, अभी ना मारो भाई, अभी अपने बच्चे को मत मारो क्योंकि अभी अप्पी हैं। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को, मेरी अपने मामू से पूरी जिंदगी इस बात पे लड़ाई रही कि हाथ क्यों चलाते हैं, हाथ क्या चलाने का मतलब है, क्यों, जबान से बात करें। मैं खाने की टेबल छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं अपनी नानी का घर छोड़ के अपने घर आ चुकी हूँ, तो मारा क्यों, मतलब किसी मारते क्यों। भी ये कबूल नहीं है, पूछा हाथ। मुझे किसी उम्र में ये बात कबूल नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल अगर सही है। आप अपने बच्चे को, या कोई भी बड़ा किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझा पा रहा, ये आपकी कमजोरी है, बच्चे की नहीं। तो सही है। आप अपना गुस्सा, आप एक्चुअली अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो कोई आपका अपना मसला चल रहा है, आपका वो अपना पावर स्ट्रगल है कि मैं कैसे नहीं समझा पा रहा बच्चे को, धनाधन धनाधन धनाधन। अरे आप काहे के उस्ताद, अगर आप मारे बगैर बच्चे को सिखा नहीं सकते तो। कल जैसे बाद ने कहा कि मैंने बच्चे को वो दिया जो उसे चाहिए था, जो मार खा खा के बड़ा हुआ है उसे क्यों प्रॉब्लम होगा किसी को मारने में। उसकी तो इज्जत नफ्स की आपने करनी है धज्जियां। अच्छा, एक चीज जरूर होती थी कि प्यार भी एक अजीब वो तरीका था ना दिखाने का, ये ओनरशिप भी तो दिखाना, मेरा बच्चा है भाई मैं मार रही हूँ, आपको क्या तकलीफ है। अरे तुम्हारा बच्चा है तो मतलब। मगर एक चीज का माँ बाप ख्याल रखते थे बहुत पहले जमाने में, कि अगर एक आध बार थप्पड़ लग भी गई कभी, एक तो वो रेगुलर रूटीन कभी नहीं होता था, वो कभी किसी एक बात पर, और आम जिंदगी में रूटीन था मोहब्बत करना, और आउट ऑफ रूटीन था कभी पिटाई हो ना। हाँ। सजा दे देना किसी तरीके की। और दूसरा, वो कभी भी किसी दूसरे शख्स के सामने नहीं करते थे। हाँ ये तो भाई, सही। ठीक है। और तीसरी चीज कि उस एक्शन के साथ कभी अल्फाज जो कि इज्जत नफ्स मजरूह कर देते हैं, वो अल्फाज साथ नहीं बोले जाते थे।
मनहूस हो या मतलब जो आई डोंट उदास। थिंक सो, नहीं, आई थिंक इट्स अ पैकेज। क्योंकि उस वक्त वो जिस तरह के गुस्से में होते हैं, उनके मुंह से सिर्फ तजहीकामेज बातें निकल रही होती हैं। अच्छा निकल रही होती आई थिंक एक्चुअली थप्पड़ है, से ज्यादा वही आपको तकलीफ पहुंचा रही वही होती हैं, तकलीफ देता है, वही तकलीफ देता है। और वही अभी तकलीफ है। अभी जो ट्रेंड है हाथ उठाने का, तो हाथ के एक तो हाथ उठाना रूटीन है, तो इसलिए वो, और उसके साथ फिर जुबान चलाना भी रूटीन है। तो प्यार बल्कि बन गया है कभी कभी करने वाली चीज, और हाथ उठाना और बार बार, तो फिर वो बड़ा उसके इफेक्ट्स बड़े, वो एसेस बन जाते हैं। आप तो साइकोलॉजी की खुद स्टूडेंट हैं, वो एसेस बन जाते हैं। और वो पुराने जमाने के लोगों के लिए वो दादा का या अब्बू का एक जो थप्पड़ पड़ी उसने मेरी लाइफ बदल दी, कहते थे ना, पूरी लाइफ में एक ही पड़ी। एक ही पड़ा, पूरी लाइफ में एक पड़ा था। हाँ, तो वो एसेस नहीं बनते थे क्योंकि उसको तन्हाई में किया जाता था। या हरगिज मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आज के दौर में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ये चीज, क्योंकि अब पेरेंट्स को अपने ऊपर काबू नहीं रहा कि ये भी चल रहा है तो ये भी चल रहा है, तो एकदम हाथ तो लगाने का कोई ऐसा हमें एग्जाम्पल ही सेट नहीं करनी। क्योंकि अगर पेरेंट्स जब करते हैं बच्चों के साथ, तो फिर जो दूसरे लोग घर में रह रहे होते हैं वो उनको तो एक शय मिल जाती है कि ठीक है, जब इसके अपने माँ बाप कर रहे हैं तो लाओ जी, मामू चाचा कजन्स दादा दादी सभी हाथ उठा सकते हैं। सो मतलब लेकिन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ जो कि आज से 20 साल पहले जिसकी परवरिश हुई हो, वो ये बात मुझे जरूर बताता है कि अब्बू ने लगाई थी एक, लेकिन वो हंस के बता रहा होता है, यानी उसके लिए वो कोई, तो ये मुझे बड़ी, मेरे लिए एक रिसर्च है कि ये कब चेंज आया कि जो हाथ उठाना है वो उसने जात की तबाही कर दी। इट्स आई समथिंग। थिंक हर दौर में, आई थिंक हर दौर में अकदार बदलती है ना, हाँ, इंसान की जरूरतें भी बदलती हैं। क्या चीज आज मेरे इज्जत नफ्स को मजबूत करेगी या तोड़ फोड़ कर देगी, ये भी जरूरियात बदलती है ना। अ, मैं किस चीज को और ओवरऑल रिलेशनशिप भी, ओवरऑल रिलेशनशिप क्या है आपकी, कि मतलब वो एक थप्पड़ जो है वो आपको ये रियलाइज कराएगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, या ये रियलाइज कराएगा कि यार ये तो इनकी तो मारा कैसे मुझको। ओवरऑल रिलेशनशिप क्या है ना। आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ता है कि, और मुझे लगता है कि किसी भी एक तरह की पेरेंटिंग एक जगह पे एक वक्त में सब वक्तों में सब जगहों पे ठीक नहीं होती। मसलन यहाँ जो पेरेंटिंग होती है, यहाँ से ही उठ के वो फैमिली अगर कनाडा चली जाती है तो वो एक ही तरह की पेरेंटिंग नहीं कर सकती, वही पेरेंटिंग नहीं कर सकती, वो बच्चा डिसफंक्शनल हो जाएगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आई थिंक हर दौर में भी बच्चों से ताल्लुकात इवॉल्व करते हैं। मुझे तो ऐसा भी मुझे कभी लगता है, मैं ऐसा भी कभी कभी सोचती हूँ कि जो शुरुआत थी वो हमारे पेरेंट्स ने शायद कर दी हल्की सी, और फिर वो बढ़ती गई। एस्केलेट करती चली गई, एस्केलेट करती चली गई, कि काश के उस वक्त ये चीज ना हुई होती। वो जो एक आध कहते थे ना कि चलो एक आध मार लिया, वो एक आध फिर वो बस वो बढ़ता गया, एस्केलेट होता गया, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्टेंस आ ऐसा भी जाती। मुझे ऐसा भी लगता है सबीना कि वो कभी एक आध दफा किसी, ये कम तादाद में लोग होंगे। बहुत, मुझे हाँ। याद है कि पहले तो बहुत मारे पड़ती थी भाई लोगों को, बहुत अच्छा, पिटाइयां होती थी लोगों की, वो तो फिर क्योंकि वो बात करने का तरीका यही था। अभी भी अगर आप देखें, हम बच्चे को कहते हैं ए सर पे मारा एक थप्पड़, जा वो फलाना काम करके आओ। हम तो खासतौर पे जब मैं वर्किंग बच्चों को देखती हूँ जो होटल वगैरह पे काम कर रहे हैं, या जो सिर्फ माँ बाप का मारना नहीं है ना, वायलेंस कैसे धीरे धीरे सीप इन करता है साइकी के अंदर। सिर्फ पेरेंट्स का मारना नहीं है ना, फिर सबका मारना ओके हो जाता है, फिर तो मारकर ही बात करते, आप तो बच्चे से बात ही मारकर करते हैं। हाँ, नहीं इजी होता है ना वो टारगेट, जिसके माँ बाप बच्चे को मार रहे होते हैं, वो बच्चा बड़ा इजी टारगेट है, क्योंकि देखने वाला जो मोलेस्टर है वो कहता है कि इसके तो जो प्रोटेक्टर्स हैं वो तो इसको खुद वही मार रहे इसको, हैं, हाँ, तो फिर हम तो आराम से मिसयूज कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर्स जो हैं, मेन प्रोटेक्टर्स जो जो पेरेंट्स हैं, उनको तो एक ऐसी रोल मॉडलिंग करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इन पब्लिक या स्कूल में या किसी तीसरे शख्स के सामने, कि ये डू नॉट टच चीज है।
हम अच्छा, करते हैं। और ये भी है कि जैसे मैं अब मैं अम्मी का सोचती हूँ कभी कभी, अगर मैं फ्लिप करके देखूं, पेरेंट्स की तरफ से देखूं, जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी ना कि वो अम्मी ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। तो इतने फ्रंट्स पे उन्होंने वो बैटल लड़ रही थी कि मुझे अभी भी वो थक जाती होंगी यार, थक जाती होंगी ना। मतलब उन्होंने बच्चों की ना सिर्फ फिजिकल देखभाल करनी है, इमोशनल देखभाल करनी है, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना है, उनके टैलेंट पर भी नजर है, फाइनेंशियल चीजों पे भी नजर है, उनका खाना पीना भी बिल्कुल ठीक हो। फिर साथ मेरे अम्मी अब्बू के एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई आसानियां नहीं होने वाली, जिसमें कोई आपको यू नो वो नहीं, उनका सपोर्ट सिस्टम, उनका उनके साथी, उनके दोस्त, उनकी आइडियोलॉजी थी, जहां से वो अपनी सारी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते थे। तो जो कि आई थिंक इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। ये जो कम्युनिटी थी ना उनकी, ये उनके लिए एक बहुत बहुत मेजर सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन अम्मी थक जाती होंगी यार। पहले मैं बड़ा नाराज होती थी कि आपने मुझे कितना मारा है यार, आपने मुझे कितना, कह रही हाँ, एक दिन कह रही हाँ मारा तो है। तब नहीं, अच्छा, मुझे, मैं कहती हूँ क्यों किया अम्मी ने इतना, इतना ज्यादा। और फिर ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए किया, हमारे घर में लोग जमा होते थे, थिएटर की मीटिंग होती थी, खाना पक रहा है, अच्छा खाना खा सबके रहे हैं, फिर बर्तन धुल रहे हैं, फिर यू नो लाइक एंड ऑल शी वाज डूइंग एवरीथिंग हरसेल्फ। मेहमान आ ये रहे हैं, 25 सानिया, ये 25 मेहमान आ रहे एहसास है ना, जैसे जो अभी आप बोल रहे हो ये एहसास है, व्हाट यू सेइंग राइट नाउ, आप अपनी अम्मी का एहसास कर रही हैं अभी। ये हैं। एहसास की फीलिंग, क्या इसका ताल्लुक किसी एज से है कि आप मैच्योर होने के बाद आपको फीलिंग हुई, या ये एहसास हमेशा से था, या इस एहसास का ताल्लुक भी उस अपब्रिंगिंग से है जो कि आपके पेरेंट्स ने की? अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ना आप शायद आप रियलाइज करते हैं, मगर आपको पता नहीं होती कि आप उनको ऐसे रियलाइज कर रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने बंद करा दिया अम्मी का खाना पकाना, मैंने कहा नहीं, खाना नहीं पकाएंगी बस, जिसको भी खाना है खुद खाया। नहीं नहीं, ये नहीं क्या, तो नहीं बता। आई थिंक आई वाज 17, अच्छा, 16, सो यंग। 17। ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि ये इतने बड़े बड़े पतीलों में जो खाना पकता है नहीं पकाएंगी बस। मतलब क्यों पका रही हैं आप, नहीं पकेगा खाना। तो वो एक, और मैं थी सब मीटर बच्चा थी, उनको आदत होगी बेचारी को ऐसे कुछ करती रहती थी। तो होता है बच्चा। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये बर्तन धो। मैंने कहा कि मैं क्यों धोऊं, भाई को कहें, वो तो बाहर बैडमिंटन खेल रहा है। हाँ, तो कहने लगी कि जो मैं कह रही हूँ ना वो कर लो। अच्छा। तो मैंने प्लेट जोर से पटकी, और मैंने कहा कि आप उसको इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि वो लड़का है, हाँ, और आप मुझे इसलिए प्लेटें मुझसे धुलवा रही हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मेरे अब्बू खड़े थे पीछे, तो अब्बू ने कहा नहीं सर, नहीं धोएगी प्लेटें, छोड़ दो, तुम छोड़ दो, मैं धो लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं धो रही हूँ, अब मैं धोऊंगी। कहने नहीं, अब नहीं, जाओ खेलो, जाओ जो करना करो। ये नहीं हो सकता कि तुम ये समझो कि तुम लड़की हो इसलिए तुमसे ही काम करवाया जा रहा है। नहीं, मैं बड़ी थी ना, सबसे बड़ी थी। भाई मेरा मुझसे अच्छा कुक है। हमारे यहाँ कोई काम में वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। वी ऑल कुक, वी ऑल ड्राइव। मेरा, मैं कहती हूँ क्या क्राइटेरिया होता है, यही होता है ना कि ये काम आदमियों के हैं, ये काम औरतों के हैं। वी ऑल कुक, वी ऑल ड्राइव। तो लेकिन ये चीज पेरेंट्स ने भी रोल मॉडल की थी मेरे ख्याल में, दोनों ने काम किया, उन्होंने दोनों काम किया, मेहनत किए। हर तरह का काम किया। दोनों ड्राइव करते थे, दोनों कुक करते थे। अगर अम्मी कहीं काम से गई हुई है तो अब्बू खाना पका लेते थे। हाँ। आखिर तक जब Your अब्बू ने जिस चीज के साथ parents had a स्ट्रगल की। हाँ, your parents had a love marriage or they ओ did या not? ओ भाई साहब, डोंट इवन गो देयर। अच्छा, अच्छा। ओहो, डोंट इवन, मेरे अम्मी अब्बू का तो बड़ा मशहूर रोमांस है, अच्छा। क्योंकि वो सिर्फ खतों किताबत पर मबनी है। दे हैड, वो अलग अलग मुल्कों में रहते थे, एंड दे वुड अच्छा। ओनली कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। हाँ, So yeah, or my mother has stood by my father like a rock, and my father was like, मेरे अब्बू हमेशा मुझसे कहते थे, बच्चू दुआ करो कि मैं तुम्हारी माँ से पहले मर जाऊं। क्या बात है, नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता, बड़े सीरियस होके, नहीं मैं नहीं रह सकता। और जब आईसीयू में थे तो कहने लगे कि मैं, मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, हालांकि आईसीयू में सारा वक्त मैं थी, मेरी तरफ देखा ही नहीं, देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ। अम्मी से बात की और अम्मी से कहा कि यू हैव टू बी ब्रेव,
you have to look after the children. अरे मैं जवान जहान इंसान, 10 साल हुए अभी उनके इंतकाल को, मैं जवान बच्चा सामने खड़ी हूँ, मुझे नहीं कह रहे अपनी माँ का ख्याल रखो, माँ को कह के इनका ख्याल रखना। तो अरे ऐसा फील हुआ कि आपके जो वालिद थे वो अपने, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अपनी बीवी पे बड़ा मान करते थे? ओफो, ऐसा? और वो बच्चों को भी बताते थे कि मैं तुम्हारी माँ पे मान करता हूँ। तो ये क्या कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग में ये चीज, कि अगर सानिया जैसे बच्चे बड़े करने हैं तो माँ बाप को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों के सामने। ना सिर्फ ये कि वो उनपे मान करते थे, वो हमें कोई मौका नहीं छोड़ते थे जताने का कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, बताते थे, वर्बली एक्सप्रेस करते, सारी कहानियां भी बताते थे, उनकी पूरी लव स्टोरी हमें पता है। और जब भी कोई झगड़ा होता था ना, मैं कहती थी ये गलत बात कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत बात है, कहने बच्चों तुम अपनी अम्मा से पूछ लो, ये गवाह है इस बात की, तुम हर बात की गवाही अम्मी से दिलवाते थे। और अम्मी कहती थी मैं क्यों गवाह हूँ, मैं कोई गवाही नहीं देनी, मैं जा रही हूँ। तो यू नो दिस होल इट वाज सो, क्या कहना चाहिए उसको, इट वाज सच अ हैप्पी और बड़े उनकी रिलेशनशिप में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट ऐसे सॉलिड एक दूसरे, और जो कि होते हैं, जो होने ही थे, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, बट भाई साहब अभी कुछ साल पहले मैंने अम्मी से कहा कि अब्बू ने क्यों ऐसा किया, उनको नहीं करना चाहिए था, कहेंगे क्या तुम लोग समझते नहीं हो, वो अलग वक्त थे, हम अलग तरह के लोग थे, अभी भी नहीं कह सकते आप अब्बू को कुछ नहीं कह सकते, अब्बू को कुछ नहीं कह सकते, यू नो। तो सानिया, आपको मोहब्बत हुई? हाँ मुझे भी हुई, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ। आपने भी रोल मॉडलिंग की, मोहब्बत की, समझदारी से शादी की, क्योंकि मोहब्बत करके शादी करना समझदारी की शादी होती है, जिम्मेदारी उठाने वाली, कि मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। अपनी मर्जी से शादी करना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर शादी। तो थोड़ा बताएं ना, when did you feel that you were in love? याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सालों से जानती थी शायद को, बट ऑलमोस्ट बचपन से। तो आई थिंक वो कब इवॉल्व हुआ ये हमें नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स मुझे याद नहीं है, बट जब हम बहुत ज्यादा साथ काम करने लगे तो आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, हम दोनों की दोस्ती बहुत थी। तो और बहुत झगड़ा, इतनी हम दोनों की लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी कि, क्योंकि काम ऐसा है ना, क्रिएटिव जॉब्स में उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने आइडिया को पुश कर रही हूँ, वो अपने आइडिया को पुश करते, वो फिर हमने अपना थिएटर ग्रुप बनाया, कथा, उसके साथ हमने बहुत प्लेस किए, हमने वर्किंग बच्चों के साथ भी काम किया, हमने ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों के साथ भी काम किया, अच्छी मजेदार जिंदगी गुजारी, मतलब इंटरेस्ट म्यूचुअल थे, म्यूचुअल इंटरेस्ट थे, आसान जिंदगी थी हमारी, जिंदगी एक्चुअली काफी आसान थी। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था जिंदगी में, है ना, अपने काम से खुश रहते थे, हम अपना काम करते थे, खुश रहते थे। हम सबसे ज्यादा परेशान होते थे जब काम नहीं होता था करने के लिए, तो क्या करें, है ना। तो आई थिंक वो और मुझे लगता है कि शायद हमारे रिलेशनशिप में दोस्ती ही ज्यादा हावी थी, भाई जो फ्रेंडशिप थी ना वो हावी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड इट वर्क। तो अच्छा ये बताएं कि हमने नोटिस करते हैं, सब नोटिस करते हैं कि जितने भी सीरियल्स या ड्रामा सीरीज जो हम देखते हैं, जिसके लिए आप बहुत फेमस हो, जैसे आहट है, सितारा मेहरुनिसा है, फिर मेरी गुड़िया है तो ये सब में ज्यादातर रोल जो है वो एक बड़ी डाउन टू अर्थ औरत का होता है, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, यू नो, स्टेटस को चैलेंज करने वाली। तो ये रोल खुद सिलेक्ट करते हो आप, या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी होते हैं, राइटर्स, वो कहते हैं ये तो सानिया को ही देना चाहिए बिकॉज ये सानिया को सूट करता है? हो सकता है ऐसा कहते हो, और
ऐसा भी शायद कहते हो। लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं फिर वो दोनों तरफ से होता है ना, वो दोनों तरफ से करना होता है कि अगर मुझे कहानी पसंद आई है, किरदार पसंद आया है और उनको भी लग रहा है कि मैं इस किरदार के लिए फिट हूँ, तो फिर हाँ, वो दैट इज व्हेन इट हैपेंस। लेकिन ये किरदार ज्यादातर मैंने ही चूज किए हैं। लेटली नहीं मिलते बहुत अच्छे किरदार आपको करने के लिए, सैडली। हाँ। उसमें भी लेकिन हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो रियल लगे। मतलब और सीधा साधा लुक होता है, मेकअप लेस हमेशा सानिया होती हैं, सिंपल व्हाइट शलवार तो प्लेन सी प्रिंटेड सी कमीज, ज्यादातर लोग मैंने जो देखे बड़े डाउन टू अर्थ, नॉन मटेरियलिस्टिक, एक पर्पसफुल औरत होती है ना, जिसकी जिंदगी में एक पर्पस हो या कोई चीज उसको, वो जो क्वेस्ट करने वाली औरत होती है, ढूंढ रही है कुछ, वो वाले रोल ज्यादा होते हैं। मैंने कम से कम जो देखे, मुझे बहुत हमेशा से मैं बहुत एडमायर करती थी, नहीं पता था मुझे कि किसी दिन इतना अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं कि क्या आप दोनों आपस में कजिन्स हैं, रिश्तेदार हैं, हाँ, आप लोग बोलते भी एक सा हैं और लगते भी एक जैसे। मैंने कहा भाई ऑनर है मेरा। आई डोंट नो, कितनी कितनी मेरा भी ऑनर है भाई, ऐसी कैसे, कितनी अच्छी बात है। यू नेवर नो, पता नहीं किसी क्या मेरी पता, वेले। क्या पता हम कहीं कोई ऐसा दूर का कनेक्शन शायद आप सबसे बड़ी नहीं है, बड़ी बहन शायद मैं थी, हो भी सकता है, क्या पता। क्या पता। बहरा लेकिन मैं आई वाज गोइंग थ्रू यू नो पिक्चर्स, जैसे आप सानिया अगर डालें गूगल में और इमेजेस खोलें तो बड़ी पिक्चर्स आ जाती हैं, तो ज्यादातर सारी पिक्चर्स में, इवन आपके अवार्ड शोज जो हैं उसकी पिक्चर्स में भी यू आर लाइक मिनिमलिस्टिक, यानी दूसरे लोग लगता है कि बड़ा यू नो सुबह से ही शायद तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगता है सानिया ने शायद पिछले 15 मिनट में तैयार होके आ गए। ऐसा ही मैं यही कहने वाली, हाँ अब मैं ये कहने वाली थी कि मेरी आधे घंटे की तैयारी पता चल रही होती है कि नहीं। होती है, और जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग आपको बहुत कहीं और ही देखते हैं कि वाओ यू नो सो सिंपल, बिकॉज यू सी एक बात है ना, सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस, ये मतलब जो भी ये जो जिनको हम आइडलाइज करते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं, और स्पेशली हमारे टीनेजर्स के लिए ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, वो करते हैं वो करना चाहते हैं, उस स्टेज में वो नहीं करना चाहते जो उनकी अम्मी कर रही हैं या उनकी बड़ी बहन कर रही हैं। वो आइडलाइज करते हैं सिंगर्स को, एक्टर्स को, मॉडल्स को, तो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। अगर हमारा ये आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड्स ऐसे बन गए हैं कि जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव वैलिडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है टीनेजर्स में, यानी कि एक एक स्टैंडर्ड है ब्यूटी का, स्पेशली मैं समझती हूँ, नहीं पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि स्लिम, टॉल, पाकिस्तान में फेयर, वरना हर जगह ये फेयर एंड लवली गोरापन, यानी और बाल जो हैं वो ऐसे, तो ये ट्रेंड सेटिंग करना, इससे कितने नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। नोइंग द सानिया आई हैव नोन इन दिस लिटिल टाइम, मैंने माशाल्लाह बहुत जाना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके लिए लड़ते होंगे जब सीरियल्स बनते होंगे, ऐसा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि अच्छा। मेरे जहन में वो बिल्कुल दूसरा एंगल है। मेरे जहन में ऑल दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। हाँ। ये ऑब्जेक्टिफाई करने की बात है खवातीन को, हम्म, कि मैं ऐसे बुंदे लटका दूं, इसके बाल सीधे कर दूं, कर्ली है तो पतला कर दूं, मोटा है तो, मतलब मैं हम हमेशा खवातीन को किसी एक इमेज में फिट करें, तो हमें वो पसंद आएंगी। हाँ हाँ हमने ये एक माइंडसेट बनाया ओवर ओवर द इयर्स कि अगर तुम ऐसी नहीं हो तो तुमसे फिर मोहब्बत नहीं की जा सकती, अगर तुम ऐसी नहीं हो तो तुम्हें पसंद नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह, यू नो। ये यही तो कॉन्सेप्ट आना एक्सेप्टेबल है। और जाहिर है कि मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये इन चीजों का बहुत मतलब इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। वो एक पूरी साइकी डेवलप करते हैं, उसके लिए वो पेरिफेरल सपोर्ट डेवलप करते हैं। मसलन आपको शायद एक आध लड़की कोई सामने नजर आ जाए टीवी पे, सारी गोरी होती हैं, सारी पतली होती हैं। जिस जमाने में हम लोग प्लेस करे थे, मुझे आज तक ना कभी किसी ने बाल सीधे करने के लिए कहा था, ना कभी किसी ने पतले होने के लिए कहा था। चलो उस वक्त तो मैं बहुत पतली थी, आज तक भी मुझे कभी किसी ने पतले होने के लिए नहीं कहा कि आप पतली हो जाएं तो आपको कैरेक्टर देंगे।
मुझे कभी किसी ने हील पहनने के लिए नहीं कहा क्योंकि मेरा कद छोटा है। तो मैं सबको कहती हूँ कि यार मैं एक छोटे कद की घुंघरियाले बालों वाली, छोटी आंखों वाली, गोल मुंह वाली, मोटी लड़की हूँ, औरत हूँ। ऐसे इंसान नहीं होते क्या दुनिया में? मैं अपने आप को किसी सांचे में ढाल के पसंद करवाने के आइडिया के खिलाफ हूँ। मैं ऐसी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा शायद मैं शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर होती अगर मैंने कुछ चीजें की होती, लेकिन वो फिर मैं नहीं, उसमें से मेरा बहुत कुछ चला जाता। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ चॉइसेस होती हैं। आ, मुझे उस साइकी को एड्रेस ही नहीं करना जो कहता है कि भाई लंबी ही लड़की खूबसूरत होती है। अगर उसको नहीं लगती मैं खूबसूरत तो नहीं लगती भाई, ठीक, तो मसला नहीं। लेकिन सानिया, आपने अपने काम से प्रूव किया है, यू हैव क्रेजी फैन फॉलोइंग, ठीक है, क्रेजी टू द पॉइंट ऑफ मे बी सम फिनेटिक फैन फॉलोइंग के दीवानावार। तो वो जाहिर है वो किस चीज पे फिर दीवानावार हैं? काम ही है ना जिस पर आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आप अपना कन्वे कर रहे हो मैसेज अपने। आई थिंक एसोसिएशन, मुझे लगता है मेरा मेरा जो स्ट्रेंथ है ना वो ये कि एक आम औरत, एक आम खातून मेरे साथ एसोसिएट शायद करती है कि हाँ मैं उनके जैसी हूँ, जो कि हूँ भी, जो कि हूँ भी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ ये है कि जो भी कैरेक्टर मैं कर रही हूँ या जो खातून मैं प्ले कर रही हूँ, मैं उसकी कहानी को, उसकी जर्नी को, उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे वो उससे मैं इत्तेफाक करती हूँ या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं उसको रिस्पेक्ट जरूर करती हूँ और मैं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक दैट कन्वेज जो मैं अब तक समझ पाई हूँ कि, और जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं बाकी, जब मैं कैरेक्टर्स कर रही हूँ मैं बाकी सारा कुछ भूल भूल जाती हूँ। बाकी सब मेरा एडिक्ट थोड़ी है कि मेरे बाल ठीक है कि नहीं, मेरे कपड़े, अरे भाई तुम लोग देखो कैमरा वाला देखे ठीक है कि नहीं है। तो कभी यू ऐसे नो, फ्रस्ट्रेशन होती है? जाहिर है कोलीग्स हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं साथ, आप बैठे हुए हो, इंतजार किए जा रहे हो, दूसरा शख्स तैयार हो ही नहीं पा रहा है, ऐसे होता है? होता कभी कभी होगा। हो जाता है, बहुत कम, बहुत कम, अच्छा, बहुत कम ऐसा होता है। अब मुझे इत्तेफाक से बहुत अच्छे लोग मिले साथ काम करने के लिए, पता नहीं कैसे हुआ ये, लेकिन अच्छे लोग मिले। यंग बच्चे भी जो मिलते हैं, लोग बहुत शिकायतें करते हैं उनकी, मुझे बड़ा मजा आता है। यंग अब तो पार्टी लगी रहती है, हमें तो कहना पड़ता है यार आप लोग प्लीज यार शांत हो जाए। तो सब बच्चे जो मेरे बच्चे प्ले करते हैं वो, हम तो बहुत मजे करते हैं सेट के ऊपर काम करने में। लाइक यू नो वी प्ले विद आवर कैरेक्टर्स, विद आवर सीन, हम डिस्कस करते हैं, हम ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लें, यू नो। तो क्या वजह है कि इस फील्ड में बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बच्चों को नहीं जाने देते, इस फील्ड के साथ एसोसिएटेड कुछ बहुत नेगेटिव सोचें हैं, लोगों को लगता है कि ख़ास तौर से लड़कियों के लिए कहते हैं कि कुछ ऐसी सीढ़ियाँ उनको पार करनी पड़ती हैं जो कि नाजेबा हैं किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। अगर ये जो हैं, क्या ये सच है या ये सच है ही नहीं, या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? सबीना, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि किसी तरह का करप्शन नहीं होता। अगर खवातीन किसी भी प्रोफेशन में जाएंगी उन्हें यही फेस करना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों नहीं है, चाहे वो बैंकर ही क्यों नहीं है। एक बैंक मैनेजर है, खातून है, वो कहती है आप सोच नहीं सकते कि क्या होता है यहाँ, जिस तरह का हरासमेंट होता है। या अब बैंकर है, यू नो, पढ़ लिख के डिग्री लेके अपनी तरफ से वो बहुत एक, यू नो, एक ऐसे काम में गई है जहाँ, और फिर वो एक पोजीशन पे भी है, यू नो। ये अगेन हम पेरेंट पेरेंट अपनी चॉइस, आई गेस यू हैव टू मेक योर चॉइस देन। एब्सोल्युटली। और अगेन मैं कहूंगी कि ये अब वापस आएंगे पेरेंटिंग पे। आपने अपने बच्चों को क्या सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट दी है? आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है कि कैसे इंटरेक्ट करना है सोशली विद पीपल,
कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। क्या बचपन में वो आपको आके बताते थे, बता सकते थे? वो इसका क्या वो ये रिकग्नाइज करते हैं कि ये हरासमेंट हो रही है या ये एक्सप्लॉइटेशन है? हाँ हाँ हाँ। जब आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपका एम्बिशन क्या है? अगर आप ना, उसका नुकसान हो सकता है किसी को, हो सकता है कुछ अरसे काम ना मिले, हो सकता है आपको फाइनेंशियल परेशानी उठानी पड़े, बट अगर आपके अपने लाइफ गोल्स ठीक हैं तो फिर कभी कभी कुछ ऐसे सिवियर चीजें हो जाती हैं जिनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है। यानी डिसिप्लिन होने चाहिए हमारी लाइफ में। आपके अपने डिसिप्लिन पे भी डिपेंड करता है, हाँ, बहुत सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरासमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है और नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी मेरे साथ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है और नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ भी होगी हम उस खड़े, Have you faced? आपको अंदाजा है कि हम 1.5 घंटे से बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोग देख भी रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। Oh बस my God, कमेंट्स भी आ रहे हैं। 2-3 और सवाल। ये एक तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे, कभी कोई मौका आया, यू डोंट नीड टू नेम नहीं करें, कोई भी नाम ना बताएं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई ऐसा मौका अगर कभी आया कि आपने देखा हो कि कोई यंग न्यू फेस हैज कम इन दिस फील्ड और उसको कोई और हिरास कर रहा है और आपने देखा है, तो हाउ करेजियस एंड ब्रेव आर यू टू गो एंड टेक अ स्टैंड एंड से स्टॉप दिस, ऐसा हुआ कभी? अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने कभी खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। अच्छा, कभी देखा ही नहीं। अगर मैंने देखा होता तो आई वुड हैव टेकन अ स्टैंड, और मैं शायद ये जाकर उसका गिरबान नहीं पकड़ी। आई वुड हैव डन इट स्ट्रेटेजिकली। आई वुड हैव स्पोकन टू द प्रोडक्शन हाउस, आई वुड हैव स्पोकन टू द पर्सन सेपरेटली, मैं उससे बात करती। मैं ये भी हो सकता है कि मैं उस बच्ची को फिलहाल कहती कि वो यहाँ से चली जाए, और मैं अपने बाकी साथियों से भी जो सेट पे मौजूद हैं, मैं शायद उनसे भी बात करती कि यार ये तो सही नहीं है। लेकिन जब हम उड़ी उड़ाई सुनते हैं ना, तो फिर मैं उसको अवॉइड करती हूँ। जब तक मुझे पूरी कहानी नहीं पता मैं कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। लेकिन सच है कि मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। You've been with very मतलब अच्छा क्राउड रहा आपका, इसका मतलब। Probably, and I'm careful about that also. Is there a difference? ऐसा तो नहीं कि कहीं टीवी और फिल्म में बड़ा फर्क है? वर्क इन्वायरमेंट में ना खवातीन के लिए कहीं फर्क नहीं है। फिल्म में जरा ज्यादा था, अब तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, लेकिन वर्क इन्वायरमेंट में खवातीन के लिए कहीं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब तक सोसाइटी के आइडियाज में फर्क नहीं आएगा, वर्क प्लेसेस इंडिविजुअली में फर्क नहीं आ सकता। यही लोग तो आ रहे हैं घरों से, यही आइडियाज तो लेके आ रहे हैं। फिर कुछ सक्सेस का क्राइटेरिया ऐसा हो गया है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, तो और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हरासमेंट सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी होती है। और सिर्फ एक तरह की, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, और बहुत तरह की साइकोलॉजिकल हरासमेंट है, और तरह की बहुत सारी हरासमेंट है। किसी को आपसे ईगो की लड़ाई हो गई है और आपको लग रहा है कि ऐसी की तैसी इस लड़की की, यार आप उसको इतना तंग करते हैं काम पे, कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं बना हुआ जिसको वो रिपोर्ट करे कि यार ये मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है, बिकॉज इट्स ईगो की टसल हो गई है। और हमारे यहाँ ज्यादातर जो लड़कियां हैं ना, वो काफी स्ट्रांग भी हैं, वो स्टैंड लेती हैं, वो अपने झगड़े खुद भी निपटा लेते हैं। अच्छा, वो अपने झगड़े खुद भी निपटाती हैं। लेकिन अगर कोई किसी को सपोर्ट चाहिए हो, तो आप पिछले सालों में देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के लोग एकदम आ जाते हैं हेल्प के लिए। दे स्टैंड बाय। आर्ग्यूमेंट भी होता है, कौन ठीक है कौन गलत है, वो एक वो बन भी जाता है, लेकिन फिर भी आते हैं। सानिया, how much do you believe in women supporting women? Like usually हम देखते हैं कि अगर एक, जैसे आजकल भी बड़ा एक हॉट टॉपिक चला हुआ है, ठीक है, कि भाई मर्द जो है वो पिक्चर से ही निकला हुआ है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, औरतें आपस में लड़ रही हैं। हालांकि करने वाला, जिससे हमें सवाल पूछना चाहिए, वो मर्द है।
औरत औरत की कितनी बड़ी सपोर्ट है, बन सकती है। अच्छा, मैं इसमें जेंडर फ्री हूँ, सही बात को सपोर्ट करना चाहिए, सही शख्स को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी जो सब चल रहा है उसमें सबसे जो बुरी बात हुई है वो ये कि ये सब इतना बाहर खिला रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू नो, अगर घर का मामला था, देर आर लीगल सिस्टम्स दैट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके ऊपर स्टैंड ही लेना है और मुझे कुछ, तो इसके बहुत बेहतर तरीके भी हैं। अगर आप किसी एवरी टाइम आप किसी की इंसल्ट करने के लिए जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें आपकी भी होती है, क्योंकि वो आइडिया ही गलत है। एनर्जी कितनी वेस्ट होती है, कितनी ज्यादा, और कितनी नेगेटिविटी, और फिर कितने अरसे तक आप उस नेगेटिविटी के साथ रहते हैं। जो मामला, और अच्छा इसमें भी लेकिन हमें कुछ मामला को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। मसलन अब्यूज है, मारपीट जो है, चाहे वो किसी मामले में इन्वॉल्व हो, वो एक लीगल मैटर है ना। साइकोलॉजिकल अब्यूज, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहता है। अगर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए विक्टिम को वहां से रिमूव करना है तो आपको लीगल इंटरवेंशन चाहिए, है ना। आपको तो हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर हर चीज को आप अपने तौर पे हैंडल करने के लिए वो करते हैं, तो ये जिसको विजिलेंटिज्म कहा जा रहा है, इट्स वो मामला और खराब करता है। यू सी कितनी कितनी मतलब क्या शुरू हो गया ये सब। तो आप कहते हैं अच्छा यार, ओके, जो भी। एक कमेंट आया है अभी इधर बड़ा मजे का, पूरा नहीं पढ़ी, छोटा सा, उसमें लिखा है सच इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस अमंगस्ट ऑल द सेंसलेस ड्रामा इन दीज प्रेजेंट टाइम्स। फ्रेश हेयर, सीरियसली थैंक यू फॉर दिस। Thank you for joining us and thinking that this is comment. Thank you so much. Thank you. पहले कभी मैंने नहीं देखा इनको ज्वाइन करते हुए, but thank you so much, Gugi Nagin. A very nice comment. Yeah, that's lovely. बिल्कुल। अच्छा, people also want to know कि amongst all your drama series or your theater, which was the one जिसको आपने thoroughly enjoy किया और सबसे फेवरेट रहा और जिसमें आप अपने आप को कंप्लीटली रिलेट कर पाए, जिसमें आपको एक्ट ही नहीं करना पड़ा, इट वाज जस्ट सो यू। Meronisa. Meronisa was just like me. Just you. जबरदस्त। उस जमाने में, उस एज में मेरोनिसा वाज जस्ट लाइक मी। जिससे मैंने बिल्कुल रिलेट नहीं किया ना, वो आहट है। अच्छा, नहीं किया था रिलेट? बिल्कुल नहीं, मैं इतना जबरदस्त किया था उसमें काम, तो रिलेट ही नहीं किया। फिर भी रिलेट मुराद के मैं कभी उस एज ग्रुप में ना, उस एज और वक्त में मैं ये समझ ही नहीं पाती थी कि कोई क्यों इतना प्रेशर लेगा, कोई क्यों ये सारा बोझ उठाएगा, कोई इतना क्यों रोएगा और कुछ भी नहीं करेगा उसके लिए जिंदगी में। वो कहानी थी और मैं उसको पूरी ईमानदारी से भी कर रही थी, लेकिन मैं उस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट नहीं कर रही थी। राबिया वाज अ सेपरेट पर्सन फॉर मी, यू नो, एंड मैं राबिया को समझने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे साथ तो आई न्यू ये, यू नो। Okay. और you were very young also ना आहट में, तो और इतने सारे बच्चे। हाँ, आहट में जैसे इतनी प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल, अब वो किताबें पढ़ के फिर मैंने किया काफी कुछ। साहिरा से पूछ के करती थी, सलमान हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, उनकी वाइफ से पूछती थी समीना से, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर। सामने पीटीवी के ना लियाकत नेशनल है, तो वहां जाके मैं लेबर रूम के सामने बैठ जाती थी। अच्छा? ताकि मुझे आते जाते हुए लोग नजर आए कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर एनी प्रेगनेंसीज इन द फैमिली। मुझे याद नहीं थी कि मैंने कोई प्रेग्नेंट खवातीन ऐसे, यू नो, मेमोरी में नहीं थी। तो मैं फिर वहां बैठकर उनको देखती थी कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे। और ये भी देखना जरूरी था कि वो कॉमन खवातीन हैं, यू नो, वो काम करने वाली, घरों में काम करने वाली खवातीन है, जैसे ये रबिया थी। तो वो फिर मैं जाके वहां बैठ के उनको देखती थी, और वहां मैंने ऐसा सब कुछ देखा था जिसके बाद मैं और पक्की हो गई थी कि रबिया तो नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। उसके बाद मैंने बहुत हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ भी मैंने काफी
काम किया एंड आगही के लेवल पर ही वैसे हाँ, नगीन सुनिए, मेरा नाम नगीन है, सही लें तो ठीक है नगीन। थैंक यू सो मच, आप देख रही हैं। अच्छा, सारे ड्रामे जितने भी देखे उसमें मैंने शुरू में कहा कि you're simple, you're down to earth, you're like who you are, लेकिन then suddenly while I was going through तो एक तस्वीर मुझे बड़ी अजीब सी मिली जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। दिखा दूं? क्या है? मैंने पूछना क्या है? दिखा दूं? ये देखें जी, ये ओहो, दिस इज असीरजादी। ये सानिया। टेरिबल, टेक इट अवे, टेक इट अवे, टेरिबल पिक्चर, टेक इट अवे। या किसके बारे में भाई, असीरजादी का कैरेक्टर जो था ना, ये जागीरदारनी थी ना। अच्छा, कौन सा ड्रामा? असीरजादी। असीरजादी, अच्छा। वो एक जागीरदारनी थी। अच्छा अच्छा, उसमें ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर तस्वीर है ना, ये है फोटो शूट की तस्वीर। ठीक है। जो प्रमोशंस के लिए किया जाता है, और मुझे तस्वीर खिंचवाने से नफरत है, नफरत। तो मैं इतनी अनकंफर्टेबल हूँ इस तस्वीर में कि मैं बस आई एम नॉट इवन लुकिंग लाइक द कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाट आई एम लुकिंग लाइक। तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज बनाई थी मैंने खास एक तरह से, वो उसका मैनरिज्म था। तो इट्स नॉट लाइक मी एट ऑल। इस कदर बदतमीज, नो एरोगेंट, उसके सर को चढ़ा हुआ है पावर उसका, जो अज्यूम्ड है, उससे झूठ बोला गया कि एक्चुअली वो इतनी पावरफुल है। वो है भी नहीं। शी इज जस्ट she just played out to be that way to control the entire facade. तो ये वो कब आया? कौन से ईयर में आया है असीरजादी? 11 था शायद, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं रहते। 11 था या 12। देखना चाहिए हमें, पता नहीं, देख ले। पिछले दिनों मैंने मेरी गुड़िया तो देखा लॉकडाउन में बैठकर। पूरा देखा आपने? बिंज वॉच किया? बिंज वॉच करने के लिए वो बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसे था जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे मैं तो ये चीजें खुद फेस कर रही होती हूँ, मेरे कम्युनिटी के साथ काम कर रही हूँ लिहारी में, तो ऐसे लग रहा था कि मुझे कितने बच्चों की कहानी उसमें लग रही थी कि ये मेरे बच्चों की कहानी है। और फिर वो जो एक रिश्ता दिखाया है उसमें बच्चों के साथ माँ का, बाकी दोनों बेटियों के साथ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो अगर आप रेकमेंड करोगे तो फिर मैं असीरजादी शुरू करूँ। बिलीव मी, मैं ड्रामे नहीं देखती। पता नहीं कितने साल हो गए, कोई 15 साल तो हो गए जो मैंने 15 साल के बाद कोई ड्रामा, ये मेरी गुड़िया लगा, अब वो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे तो फिर मैं देखा, और जब सारी किस्तें पूरी रात जाग कर देखा। मुझे खत्म करना था जल्दी। देखने के लिए मेरा ख्याल है वो बहुत हैवी है। वो बहुत हाँ, मतलब मेरी गुड़िया का इम्पैक्ट मुझ पे और अली हसन पे, जो उसका डायरेक्टर है, तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं पूरे साल मैंने कोई सीरियल नहीं किया। मैंने 2 साल के बाद, अब ये जो चल रहा है आजकल सीरियल, ये 2 साल के बाद किया है मैंने। बीच में मैंने एक और सीरियल भी किया, वो चला नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग में, और मैं, मेरे साथ ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं नहीं करना चाहती अब ऐसे प्लेस, क्योंकि मुझे वो इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है उसकी वजह से कि मुझे फिर वापस आते आते ना बहुत टाइम लगता है। मैं अब इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट भी नहीं करती किसी ऐसे वाकये पे, मैं इसको शेयर भी नहीं करती बहुत ज्यादा, बिकॉज शायद कभी दोबारा जब मैं वापस इस पे आ सकूं, और मैं करना चाहती हूँ, मैं काम, ऐसा नहीं कि मैं इस पे काम नहीं करना चाहती और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती, बिल्कुल बनना चाहती हूँ 100%। और जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि कुछ चीजों की माफी नहीं है मेरी नजर में कोई। अगर जब भी आई थिंक आई नीड टू बी रेडी टू गेट सो इन्वॉल्व्ड विद इट। तो जब मैं बहुत कर चुकी हूँ ये काम, एंड इट हैड टेकन अ टोल ऑन मी। बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा वो रोल करना, बच्चे भी तो थे उसमें। बच्चों को हमने काफी संभाल के चलाया, उनकी माओ ने भी। डायरेक्टर की अच्छी बात ये थी कि खास तौर पे जो बच्ची विक्टिम, जो बच्ची प्ले कर रही है, वो अभी भी मेरे साथ है इन टच। वो कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर वही देख रही हो तो वो बहुत समझदार बच्ची है, बहुत समझदार। और मैं बल्कि मुझे लगता है बड़े होके जब भी उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, अगर वो एक्टिंग चूज करती है अपने प्रोफेशन के लिए, शी विल बी माइंड ब्लोइंग।
इतनी समझदार थी, क्योंकि कुछ चीजें उसमें करना, किसी बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल था, उसको सिर्फ इशारा करना पड़ता था, तो समझती थी। आई थिंक इससे भी और फिर अली हसन ने बहुत प्रोटेक्ट किया बच्चों को, जहाँ जरूरत नहीं थी वहां बच्चों को यूज नहीं किया, जहाँ उनके बगैर हो सकते थे सीन्स, उनके बगैर किए सीन्स, तो दैट वो खुद बहुत डिस्टर्ब हुआ इससे, ये करने से। मोहसिन, आई विल से, ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टू द चिल्ड्रन, बहुत ख्याल रखता था उनका कि वो उससे घबराए ना, ऑफ ऑफ कैमरा उससे घबराए ना, क्योंकि वो जो मेन कैरेक्टर है, तो उसने भी बहुत एहतियात की बच्चों के साथ। तो आई थिंक कि सिलेक्टिवली ही करना पड़ता है ना आपको सब कुछ, क्योंकि वो दादी भी ऐसी थी, वो हर वक्त उनको अब्यूज कर रही है, कह रही है लड़कियां हैं लड़कियां हैं, वो हंसती थी उनके ऊपर, वो बच्चे उन पे हंसती थी तो वो क्योंकि उनके साथ ऑफ कैमरा वो लगी रहती थी, गप्पे शप्पे लगाना, उनसे बातें करना, तो सबने उनको काफी कंफर्टेबल, कलेक्टिवली ही करना पड़ता है ये, अकेले, और बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते, प्रोटेक्ट करना जरूरी भी है। अपने पास बिठा लेती थी मैं, होमवर्क करवाती रहती थी उनको, कुछ खेलती रहती थी, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते रहते थे हम आपस में चलो दैट्स लवली। अब तकरीबन 11 बज गए, 11 से ज्यादा हो गया, बल्कि ज्यादा हो गए, लंबा हो गया जी। बस एक चीज मैं चाह रही थी कि इसको हम इस पे ही मुकम्मल करें कि वो कौन सा लम्हा था आपकी लाइफ का जिसमें आपको सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राने की फीलिंग आई, कि आपको लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो एक होता है ना, आप इंसान फील करता है ग्रैटिट्यूड विद इन। कौन सा लम्हा था, क्या वाकया था, या क्या देख कर, किस पल, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ? बहुत मुश्किल होगा ये बताना। मैं और अफशीन, जो मेरी दोस्त है, जिसका मैंने जिक्र किया कि हम 25 साल से दोस्त हैं, डॉक्टर अफशीन, हम दोनों अक्सर ये बात, जब हम अक्सर दोनों बात करते थे, तो हम ये बात बहुत करते थे कि लाइफ में क्या अच्छा है, लाइफ में क्या ठीक हो गया, क्या चीज रिजॉल्व हो गई। आई थिंक वो उसको वर्बलाइज, उसके साथ ये जो वर्बलाइजेशन थी ना, उससे कॉन्शियसली मेरे अंदर एक ग्रेटिट्यूड आया, एक, आई थिंक मैं वैसे तो महसूस करती थी, जिसकी वजह से शायद मैं बहुत एम्बिशियस भी नहीं थी, जैसे एक होता है ना, अपने करियर में बड़ा मूव करने की कोशिश करते हैं आप, प्रोफेशन में वैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज्यादा नजर आए, या चलो आपकी फॉलोइंग बढ़ जाए, या जो भी लोग करते हैं, वो शायद वो मुझे शौक नहीं था कभी, उसकी मुझे जरूरत नहीं कभी महसूस होती थी शायद, इसलिए बस मुझे लगता है शायद वो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर कहीं था, बट उसे बहुत ज्यादा बात, इसका मतलब यू स्टे ग्रेटिट्यूड कॉन्स्टेंटली, यानी ये आपके ऊपर ये मुस्तकिल ये चीज रहती है कि ग्रेटिट्यूड के अनकॉन्शियस था, लेकिन जब मैंने जितना इनफॉर्मल सी थेरेपी थी जो जो अफशीन ने की मेरे साथ, कि जाहिर है थेरेपी तो नहीं कर सकती थी मेरी, लेकिन एक इनफॉर्मल सी थेरेपी थी, जब हमने बहुत वर्बलाइज किया ना इन चीजों को, तो दैट इज आई थिंक व्हेन आई एक्चुअली exhaled and I thought it's okay. अब जो मेरा टारगेट है ना, वो इट्स ओके पे रहने का है। I want to be okay. How sweet. Oh, this is really okay. So that would be the message of today, that we need to learn to be okay. हाँ, और पता बड़ी छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड होता है। जैसे आज मुझे आयशा ने कहा, मैं शेल्टर पे ही थी, संडे था, मैं शेल्टर पे थी, तो आयशा ने मुझे कहा कि आपके इर्द गिर्द ना जानवर बहुत चिल्ड रहते हैं, आमतौर पे इतने लोग विजिट करने के लिए आते हैं, जानवर ऐसे नहीं होते, वो बिल्कुल आपके साथ ओके फिर रहे हैं, कोई वो मैं उनको ठीक भी, सफाई भी कर रही थी, मैं उनके साथ खेल भी रही थी, मैं उनके साथ तो वो मुझे कहने लगी कि ऐसा यूजुअली ऐसे नहीं बिहेव करते। और फिर जब हैंडसम मेरे पास आके बैठ गया, उसने मुझे प्यार किया,
हैंडसम एक अब्यूज्ड कुत्ता है, और बहुत ब्रूटली अब्यूज्ड कुत्ता है। उसको लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि हाँ, उसने सेफ फील किया। those are my little moments of gratitude। जब कोई बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे कहानी, आंटी आप अगर अच्छा वो नहीं आ रही तो फिर हम भी नहीं आ रहे। those are my little moments of gratitude। जब मुझे कोई कहता है कि यार हम चाहते हैं आप आके कहानी सुनाएं, कि आपकी कहानी सुन के बच्चों को मजा आता है, those are my little moments of gratitude। सेट पे कोई मुझे कहता है यार आप आई नहीं थी, मजा ही नहीं आ रहा था यार, हम कह रहे थे यार आपा को बुलाओ सेट पे। those are my moments of gratitude। that's what मुझे लगता है, बस यही इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ी देखते हैं मैंने कौन से ब्रांड की चप्पल पहनी है, तो थोड़ी देखते हैं मैंने कौन से ब्रांड का बैग उठाया है। वो तो उनको तो मेरा हग याद रहता है ना, मैं जब भी याद होती है उन्हें तो मेरी बात याद होगी ना। या Thank you for showing your vulnerable side। बहुत बड़ा दिल चाहिए इंसान को अपनी वो जो नाजुक हिस्सा दिखाना, कि कहाँ मैं पलपी हो जाती हूँ या कहाँ मैं दुखी हो जाती हूँ। लेकिन जो जो कमज़ोर होते हैं, बेज़ुबान होते हैं, जैसे ये सारे जानवर हैं और जैसे बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये सब बेज़ुबान, इनको जब हम इस तरह हालत में देखते हैं ना, वाक़ई बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर हम जो भी आयशा कर रही है, अगर हम सब उसका साथ दें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके पास इतना ज़्यादा लोड है काम का। और इसी तरह जिस तरह सानिया आज आप गए हो, अगर और लोग भी जाएँ, तो मेरे बिल्कुल ख़्याल में अपनी रूह को भी ग़िज़ा मिलती है। बिल्कुल। और पता है वो कहती है कि किरण के बच्चे बिल्कुल अलग तरह के बच्चे हैं, वो इतने अच्छे हैं, जानवर इतने खुश होते हैं, वो इतने काइंड हैं। तो ये जो जो लर्निंग्स और ट्रेनिंग्स है ना, वो ये इन्हीं छोटी छोटी बातों की हैं। बड़ी बड़ी बातें बंदा खुद ही सीख लेता है यार, सही बात है, बिल्कुल सही। यही चीजें बड़ी होती हैं, यही चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। यही चीजें बड़ी होती हैं। तो ना आज का ग्रेटिट्यूड ये था। जज़ाकल्लाह सानिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, thank you। I'm so sorry for this ridiculous, childish। I for feel very bad यार, I cry in interviews। I feel so silly कि यार ये क्या बात बात पे रो, what is this? This is very unprofessional and non-serious behavior। क्या कर, प्लीज़ अनप्रोफेशनल। हाँ it is। मैं हम कोई प्रोफेशनल बातें करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ हाँ पे। वही मतलब कि दिल की बातें हैं, जहाँ हाँ, दिल होगा आंसू भी आएंगे ना। ये दिल की नरमी की निशानी है, ये तो हमारे नबी ने कहा है, जो आंसू बहा सकता है उसके दिल, ये दिल की नरमी की निशानी है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखो। वी ऑल लव यू अ लॉट। एंड बस एक मैसेज आज मैंने भेजा था और उस पे तुमने हामी भी भर लिए। So, so आप लोगों ने इतनी शैतानी की आज मेरे साथ। we're bound in love। So इंशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या वो उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो आपने फॉर्मेलिटी की है आज, वो जो फॉर्मल प्रपोजल मुझे भेजा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे घुटने पे जाके मांगना था, लेकिन खैर है। Thank you so Thank you much। so much। Thank you, Jazakallah, it was lovely। thank you, thank you, thank Okay. you।